बाबा हेलो हेलो। आवाज बहुत गूंज रही है। अरे वाले उसको हाँ गुलशन जी नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते। और सब कैसे हैं? बहुत इच्छा है आपके। बढ़िया सर। चलो बहुत अच्छी बात है। आज देख रहा हूँ मैं कुछ और नए मित्र भी आए हुए हैं, तो क्लास शुरू की जाए। हाँ जी शुरू करो। भूपेंद्र जी हाँ जी शुरू करो जी। बहुत अच्छी बात है। और मैं एक बार फिर पूछ लेता हूँ, सभी ठीक है? जी सर, बिल्कुल बढ़िया। है, अच्छी बात है। जी सर, जी सर। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। प्रणाम डॉक्टर साहब। आशीर्वाद जी कैसे हो? बढ़िया डॉक्टर साहब। सब भाइयों को जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको भी मेरी नमस्कार। नमस्कार जी, सभी की तरफ से मैं भी बोलता हूँ, सभी बोल ही देंगे क्योंकि अधिकतर के जो माइक हैं वो म्यूट हैं। ठीक है, तो आपका भी स्वागत है इसमें। मैंने बड़ी जोर लगा के ये आपसे कांटेक्ट करा, चलो तो अच्छी मेरे बात को है, बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है। तो मेरे भाई कोशिशें ही कामयाब करती हैं इंसान को। जी जी हम एफर्ट्स ही नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या? बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए कोई भाई मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं एक बात अभी अपना परिचय देना चाहता हूँ। आप दो जी, आप हेलो, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? हाँ सभी सुन रहे हैं, लगभग सब सुन रहे हैं। आप परिचय डॉक्टर साहब से। जब मैं इनसे मिलने गया था तो मेरे पास जेब में एक नया पैसा नहीं था, तो इनसे संपर्क हुआ। तो संपर्क होते ही इन्होंने मेरे कुछ मैंने इन्होंने मेरे को कहा दौड़ जाए, ऐसे मेरे पास कुछ नहीं है तेरे लिए। मैं रिक्वेस्ट करी, जो बंदा मेरे को लेके गया था इन्होंने मेरे को कुछ उपाय बताए। वो उपाय करने के बाद मैं आज इस पोजीशन में हूँ, तो मैं इनका तहे दिल से आभारी हूँ कि आज तक मेरे लिए ये पूजनीय है। तो ये जो लाल किताब है, एक बारिश में आप जाते हो तो भीग जाते हो, तो लाल किताब एक ऐसी चीज है कि जो एक छतरी का काम करती है, जिसमें आपको भीगने नहीं देती। और इसके ऊपर मैं तो बहुत ही विश्वास करता हूँ। आज से मेरे लगभग 21 साल से इनका परिचय है, और जैसा परिचय पहली बार से था, पहले वर्ष से, और आज भी वैसा ही इनके साथ प्यार बना हुआ है, और मेरे लिए ये पूजनीय है। और मैं कहूंगा कि सभी जो हैं लाल किताब के उपाय पे यकीन करें और इसको अपनाएं। इससे अच्छा कोई चीज नहीं है। धन्यवाद। ठीक है राजेंद्र जी, बहुत धन्यवाद। और दरअसल यहाँ पर ना ये जो क्लास है ये ज्योतिष सीखने वालों की है, ठीक है। और हमारे बीच में कई सारे ऐसे भी ज्योतिषी हैं जो कई कई वर्षों से ज्योतिष कर रहे हैं और मतलब फलित कर रहे हैं जिसे कहते हैं। तो इनके भी अपने अपने अनुभव हैं। आपका बड़ा धन्यवाद। वैसे मुझे चलो खैर, आपका बड़प्पन है, आप मानते हो, बड़ी अच्छी बात है। तो
क्लास शुरू की जाए। चलिए, सभी को ज्ञात होगा, जैसे मैंने पिछली बार वर्षफल बनाने की और हमारी जो उसको देखने की जो विधि थी वो मैंने आपको बताई थी कि एक बार थोड़ा सा फिर भी उसको हल्का सा रिपीट कर देता हूं कि जब हम वर्षफल बनाते हैं, हमारी वर्षफल बनाने की पद्धति भी अलग है और उसका एक चार्ट होता है, और वो जो चार्ट है वो मैं कहोगे आपको तो मैं इसमें आपको ग्रुप में भेज दूंगा। और बड़ा आसान तरीका है हमारा वर्षफल बनाने का। उसके अतिरिक्त जो मैंने तरीका बताया था कि हम किसी जो भी ग्रह अपने पक्के घर का कुंडली के अंदर होता है, पक्का घर मैंने आपको वो एक चार्ट दिया है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ग्रह किस घर में पक्के घर का होता है, वो आप देखकर ये तय कर सकते हैं। और उसके अतिरिक्त फिर मान लीजिए कि जैसे मैंने कहा था कि बृहस्पति जो है वो पक्के घर का खाना नंबर 5 का, तो उसमें पहले कौन उसको 3 हिस्सों में बांट लेंगे। तो पहले 4 महीने कौन सा ग्रह देगा, दूसरे 4 महीने कौन सा ग्रह परिणाम देगा और लास्ट में कौन सा ग्रह परिणाम देगा। तो ये मैंने आपको बता चुका हूँ। अब हमारे यहाँ पर 2 चीजें हैं। दूसरी जो चीज है वो है वर्षफल के अनुसार, या अचानक कोई आ जाता है और वो कहता है जी मेरे पास तो मेरा कोई जन्म का रिकॉर्ड नहीं है, और वो कहता है जी मुझे सिर्फ ये बताइए कि भाई मेरा इस कंपनी से ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, मैं कहीं जा भी सकता हूँ या नहीं, मेरी तरक्की होगी या नहीं होगी। तो उसको देखने का तरीका हमारा लाल किताब का बिल्कुल अलग है, और हम उसको जो तय करते हैं वो केतु से करते हैं। फिर समझ लीजिएगा, वर्षफल हम जो प्राचीन ज्योतिष के हिसाब से बनता है उस वर्षफल को नहीं मानते। हमारा वर्षफल बनाने का तरीका अलग है। और यहां पर आप सिर्फ बात आ रही है और प्रश्न लगन, तो हम जैसा नॉर्मली बनता है वैसा बनता है। वो बनाने का तरीका मुझे कहोगे मैं समझा दूंगा, उपेंद्र जी से हम रिक्वेस्ट कर लेंगे, उपेंद्र जी समझा देंगे, और या और भी जो ज्योतिषी हैं या आप लोग भी जानते होंगे, तो वो सब पता भी होता है कि प्रश्न लगन या वर्तमान की जिसे गोचर की कुंडली बोलते हैं वो वही होती है, लिमिट। तो हम जो ट्रांसफर है या किसी की तरक्की है वो हमने वर्षफल से देखना है और प्रश्न लगन से तत्काल में। तो हम सिर्फ केतु का आधार मानकर चलते हैं, यानी बेस हमारा ट्रांसफर का केतु है। तो अब अगर मान लीजिए कि किसी जातक ने, किसी व्यक्ति ने पूछा आपसे कि भाई इस साल जो है मेरा ट्रांसफर होगा नहीं होगा, या मैं चाहता हूं कि भाई मैं वहां चला जाऊं अपनी इच्छा वाली जगह पर, तो वो हम कैसे चेक करेंगे? वो जब हम कुंडली उसका जो प्रश्न लगन बनाएंगे या उनका जो वर्षफल हमारे सामने होगा, उस आधार पर जब केतु जिस घर में बैठा होगा ये उसके परिणाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो केतु अगर खाना नंबर 1 में हो तो आप ये मान लीजिए कि आप अपने आप को सफर के लिए तैयार रखें। और दूसरी बात यह है कि हुक्मनामा मतलब ऊपर से एक लेटर इशू हो गया कि जाओ भाई उस व्यक्ति को ट्रांसफर करा दो, उसका ऑर्डर निकल गया, लेकिन आप ताज्जुब मानेंगे कि वो उस आदमी का ट्रांसफर होगा ही नहीं। और अगर होगा भी तो मुश्किल वो किसी जगह जब दूसरी जगह जाएंगे तो वो 3 से 4 दिन मुश्किल रुक पाएंगे, उसके बाद उनको वापस आना पड़ेगा और वही लोग वो उनको वापस भेजेंगे। पर उसमें अब देखना सिर्फ एक चीज होगी कि खाना नंबर यदि 7 जो है वो खाली है तब ऐसा होगा, अदरवाइज जो ऑर्डर हो गया वो हो गया। खाना नंबर 2 में अगर केतु है
और वर्षफल या हम प्रश्न लगन के हिसाब से देख रहे हैं, तो आप ये मानकर चलेगा कि जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर वो निर्भर होगा इस बात पर कि जब तक खाना नंबर 5 में कोई ग्रह बैठा हुआ है और उसका असर जो है वो सीधा मिल रहा है जाकर खाना नंबर 2 में, तो ऐसे जातक की तरक्की भी होगी और ट्रांसफर भी होगा, यानी इंक्रीमेंट भी और ट्रांसफर भी, और होंगी तो दोनों बातें होंगी, आप समझिए, नहीं तो एक भी नहीं होगी। ना तो ट्रांसफर होगा और ना ही तरक्की होगी, तो एक बात नहीं होगी, दोनों बातें होंगी। अब आता है केतु खाना नंबर 3 में। खाना नंबर 3 यदि सोया हुआ हो, अब वो सोया हुआ और जागा हुआ ग्रह जो है वो मैं पीछे समझाकर भी आया हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं। हमारे यहाँ पर जो पहले घर के ग्रह हैं, यानी खाना नंबर 1 से लेकर खाना नंबर 6 तक, वो देखते हैं बाद के घरों को, यानी 7 से लेकर 12 तक। एक अकेला जो है शनि खाना नंबर 9 इसमें 8 में बैठकर वो विपरीत देखता है तब जब उसका दुश्मन खाना नंबर 2 में बैठा हो, तब फिर वो वहां से हुक्मनामा जारी करता है। हुक्मनामा से मेरा मतलब कि वो ऑर्डर कर देता है। तो बात यह है जी कि खाना नंबर 3 पर अगर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो खाना नंबर 3 सोया हुआ होगा, या खाना नंबर 11 में अगर कोई ग्रह नहीं है तब भी खाना नंबर 3 सोया होगा। खाना नंबर 9 अगर उसमें कोई ग्रह नहीं है तो वो भी सोया हुआ ही, खाना नंबर 3 का ग्रह सोया हुआ माना जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में भाई बंधों से दूर, यानी जो अपने जो रिलेटिव हैं या अपने जो रिश्तेदार हैं या मित्र यार दोस्त या जो आपका एक एरिया है अपना, वहां से वो उस व्यक्ति की जिंदगी दूर की होगी, उसकी रोटी दूर की हो जाएगी, वो दूर ही अपनी जिंदगी गुजारेगा, यानी अपने रिश्तेदार भाई बंधों से दूर। खाना नंबर 4 की बात करें, अब केतु खाना नंबर 4 की, तो लाल किताब के मुताबिक खाना नंबर 4 का जो जातक है उसका सफर कोई बहुत लंबा नहीं गिना जाता, बहुत दिन का सफर नहीं गिना जाता। मतलब 100 दिन तक के सफर को लाल किताब जो है कोई बहुत बड़ा सफर नहीं मानती कि मतलब आपकी दूरी हो जाए। सफर से मतलब आना जाना तो है ही है, लेकिन ट्रांसफर की बात है। तो लाल किताब लिखती है खाना नंबर 4 के लिए कि यदि ऐसा जातक ये सोचे कि मैं अपनी माता से दूर चला जाऊं, मैं अपनी माता से दूर चला जाऊं, तो वो जा नहीं पाएगा। उसका अगर वो दूर है अपने माता पिता से तो वो वहीं आ जाएगा अपनी माँ के पास। लेकिन उसमें भी ये है कि अगर खाना नंबर 10 अगर मंदा ना हो तो, अब मंदा, अच्छा वो जुड़ गया, सॉरी थोड़ा सा वो कॉल आ गई थी बीच में, तो उसमें जो है हम लोगों को ये इसमें रुकावट आ गई थोड़ी सी। मेरी आवाज आ रही है सभी तक? अभी आ रही है। हाँ सर, वो बीच में कॉल आ गई थी तो वो कट गया कोई था, बात नहीं, सॉरी कोई बात सॉरी सर। तो खाना नंबर 4 की मैंने बात की अभी कि अव्वल तो सफर होगा नहीं, और होगा भी तो जहां पर माँ है, जहां पर माँ है वहीं तक उनका सफर होगा। यदि खाना नंबर 10 जो है वो मंदा ना हो तो, नहीं तो फिर सफर मंदा होगा। और अगर माँ के घर तक जाना है तो सफर मंदा नहीं होगा। खाना नंबर 5 की बात करें हम केतु की, तो लाल किताब के मुताबिक
जो अंदरूनी महकमा है, अंदरूनी महकमा या शहर या घर या कमरा में बदलाव हो सकता है। कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। कोई कहे कि भाई मुझे कहीं बहुत दूर जाना है या बहुत दूर से मुझे कोई लेटर आया है और मैं वहां चला जाऊं, तो वहां जाना कोई खास ऐसा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। हाँ, घर के अंदर उनके बेड इधर से उठा के इधर कर लिया, इस कमरे से उठाकर सोफा उधर ले गए, बेडरूम चेंज कर दिया, डाइनिंग रूम का थोड़ा नक्शा चेंज कर दिया, तो इस तरीके का चेंज हो सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि जो, क्योंकि वो चेंज जो है वो सिर्फ घर का ही होगा, घर के अंदर होगा, तो कोई खास ऐसा वो नुकसान देने वाला नहीं होता। अब बात आती है खाना नंबर 6 की। केतु खाना नंबर 6 जो है वो, यहां पर अब एक शर्त लगती है इस बात की कि अगर केतु जागता हुआ हो, वो जागते हुए की मैंने अभी व्याख्या आपको बताई थी खाना नंबर 3 की, तो सेम वही चीज है कि जागता हुआ केतु हो, यानी उस पर किसी ग्रह की दृष्टि हो, तो जो सफर का जो हुक्मनामा है यानी ऑर्डर है वो जरूर होगा और व्यक्ति का ट्रांसफर जरूर होगा, व्यक्ति जरूर अपने उसका स्थान परिवर्तन हो जाएगा। और अब बात करते हैं केतु खाना नंबर 7 की। तो जब केतु खाना नंबर 7 के लिए लाल किताब जो लिखती है वो कहती है कि जब तक खाना नंबर 1 मंदा ना हो। अब मंदे से मतलब है कि या तो उसमें पापी ग्रह बैठा हो, पापी ग्रह, या कोई नीच ग्रह बैठा हो। अब खाना नंबर 1 में जो नीच ग्रह है वो शनि आता है, क्योंकि खाना मतलब नंबर 1 राशि में यानी मेष राशि में शनि नीच होता है। तो अगर लगन में बैठे हैं और तो वो जो सफर है वो सफर व्यक्ति के अपने जो जद्दी मीन्स जो उनके गांव देहात या घर की बात है, तो वो जो सफर होगा वो केवल वहीं तक होगा। और लाल किताब तो यहां तक लिखती है कि अगर वो व्यक्ति खुद खुशी से ना जाए अपनी मर्जी से, तो वो बीमार होकर घर जाएगा या उसकी डेड बॉडी ही घर जाएगी, लेकिन वो घर जरूर पहुंचेगा। खाना नंबर 8 केतु जो है उसके लिए लाल किताब लिखती है कि कोई खुशी का सफर ना होगा, कोई खुशी का सफर ना होगा, मर्जी के खिलाफ होगा और मंदा सफर होगा, यानी कोई मन मुताबिक या बहुत अच्छा जो है उसका रिजल्ट नहीं आएगा। खाना नंबर 9 में जब तक खाना नंबर 3 का मंदा असर शामिल ना हो। अब खाना नंबर 3 में जो मंदे ग्रह हैं वो उसकी मैंने एक 3 की नहीं मतलब एक पूरा चार्ट मैंने जो ग्रुप में डाला था वो आप देख लीजिएगा उसमें कि मंदा ग्रह कौन सा ग्रह जो है किस घर में मंदा होता है। तो वहां अगर वो ग्रह बैठा हुआ है और वो केतु पर दृष्टि डाल रहा है खाना नंबर 9 में, तो आप ये मान के चलिए कि इसमें भी जो उसका मंदा असर शामिल अगर है तो रिजल्ट कोई बहुत अच्छा नहीं आएगा ट्रांसफर का, व्यक्ति चला जाएगा लेकिन उसको कोई मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वहां पर कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ है जो केतु को हेल्प कर रहा है, केतु का मित्र ग्रह है, तो उसको जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और वो चाहे जहां भी जाए उसको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और उसके मन मुताबिक का रिजल्ट होगा। अब बात करते हैं खाना नंबर 10 की। दरअसल ये जो सारी बातें चल रही हैं ये हमारे जो लाल किताब का जो ग्रामर है ये उससे बातें चल रही। तो क्या उसमें वो उन्होंने क्या क्या लिखा है और किस जैसे ये छोटी बात नहीं है, ट्रांसफर वाली जो बात है ये बहुत बड़ी बात, व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव बड़ा परिवर्तन आता है। अब ये केवल हम एक जो प्रॉपर ट्रांसफर की हम बात करें कि हमने यहाँ से वहां जाना है, ये उसकी नहीं है। आप किसी भी चीज के बदलाव की अगर बात करते हैं जीवन के अंदर तो वो हम यहीं से देखेंगे
केतु से ही देखेंगे किसी भी प्रकार के बदलाव की। तो खाना नंबर 10 की जब हम बात करते हैं केतु के लिए, तो शनि के हालात पर सफर होगा, यानी कुंडली के अंदर शनि जिस कंडीशन में होंगे उसी हालात पर सफर होगा। अगर वो बढ़िया हैं तो बढ़िया होगा, और अगर वो नुकसानदेह हैं तो नुकसानदेह होगा। सभी कुछ जो है शनि पर डिपेंड करेगा। और इसके बाद जो बात आती है खाना नंबर 11 की, तो वैसे तो सफर का हुक्मनामा ये भी यहां लिखता है कि ऊपर से चलकर आएगा जरूर। सफर का हुक्मनामा यानी ऑर्डर तो ऊपर से जरूर चलकर आएगा, लेकिन बदलाव नहीं होगा। आपने अगर ये सोचा हुआ है कि मैं अपने घर में ये बदलाव कर दूं, वो कर दूं, ऐसा कर दूं, वो कर दूं, घर में बैठकर मीटिंग कर दी है हम लोगों ने, मतलब जो ये जातक है, पर उसका अगर केतु खाना नंबर 11 में आप उसके प्रश्न लगन के अनुसार या उसके वर्षफल के अनुसार आया हुआ है, तो वो ट्रांसफर नहीं होगा। इन सब चीजों को आप आजमा कर देखिएगा। मैं इसको आपको ग्रुप में, ये जो नोट्स हैं ये मैं ग्रुप में आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो हाँ, अब इसमें एक चीज और है, जैसे कि ये तो हो गया कि भाई ऑर्डर हुआ, खाना नंबर 11 की बात चल रही है, और आप जो है वो नहीं मतलब जा नहीं पाए। लेकिन अगर आप खुद एफर्ट करके कोई भी एक बड़ा बदलाव चाहते हैं, बदलाव से मतलब कि आपने कहीं जाना है या कुछ और करना है, खुद फैसला लेकर, वहां बात थी अभी ऑर्डर की। ऑर्डर मीन्स अगर पंचायत करके हमने घर में बैठ के अगर कोई फैसला लिया तो हम उसको, वो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन एक अकेला जो घर का मुखिया है, वो व्यक्ति अगर फैसला ले ले कि मैंने ऐसा करना है कि भाई मैं यहाँ से जाऊं या एक बड़ा ट्रांसफर चेंज कर दिया जाए, तो उसके रिजल्ट 11 गुना बढ़िया होंगे। थोड़ा इसको समझ लिया होगा आई थिंक आपने, बाकी आप और गहराई से इसको समझ सकते हैं। खाना नंबर 12 की बात करें तो उसमें लिखता है कि जब तक खाना नंबर 6 उम्दा हो यानी बढ़िया हो, और खाना नंबर 2 नेक हो यानी अच्छा हो, अच्छे परिणाम देने वाला ग्रह उसमें बैठा हो, और खाना नंबर 12 को जहर ना दे रहा हो। दरअसल ये जो ये पीछे भी मैंने एक ग्रामर आपको इसकी समझाई थी हमारे लाल किताब की, कि ये जो इनके संबंध है 2, 6, 12 के, मतलब 8, 2, 6, 12 का जो संबंध है, वो भी मैं उसको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं आपको, कि लाल किताब के मुताबिक जो मैंने अभी बताया था कि शनि अगर 8वें घर में बैठे हों तो वो दूसरे घर को देखेंगे, जबकि लाल किताब के मुताबिक कोई भी और ग्रह जो खाना नंबर 7 से लेकर 12 तक बैठे हुए हैं वो पिछली तरफ नहीं देखेंगे, यानी पहली तरफ नहीं देखेंगे, खाना नंबर 1 से और 6 तक। लेकिन एक शनि ऐसा ग्रह है जो खाना नंबर 8 से खाना नंबर 2 को देखेगा, और खाना नंबर 2 वाला ग्रह खाना नंबर 6 को देखेगा, और 6 वाला जो है वो 12 को देखेगा। और 12 ने अगर कोई फैसला लेना है, यानी अगर 12वें घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है और अगर उसने जातक की जीवन में कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाना है, वो चाहे उसको अच्छा रिजल्ट देना हो चाहे उसको बुरा रिजल्ट देना हो, उसकी स्वयं की जो अपनी एप्लीकेशन है वो खाना नंबर 2 में वो लगाएगा। अगर खाना नंबर 2 में उस ग्रह का कोई दुश्मन ग्रह बैठा है तो वो उसकी कहानी को रिफ्यूज कर देगा, उसकी जो एप्लीकेशन है उसको वो डिसमिस कर देगा, खत्म कर देगा। तब ऐसे में खाना नंबर 3 जो है उसका जो साथी ग्रह है वहां पर जो बैठा होगा, या जो खाना नंबर 12 से जो खाना नंबर 3 का योग है, क्योंकि वहां से वो केंद्र बनता है, तो वो पहला जो घर है वहां से वो हेल्प लेकर तब वो अगला निर्णय जो भी उसने करना है वो कर पाएगा। तो यही योग इसके अंदर बताया गया है कि जब तक खाना नंबर 6 उम्दा हो और 2 नेक हो। उम्दा मीन्स बढ़िया, नेक मीन्स भी बढ़िया होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़े मायने बदल जाते हैं कि ग्रह अगर, क्योंकि गुरु का खाना नंबर 2 पक्का घर है, वैसे खाना नंबर 2 जो
जो है वो शुक्र का घर है, क्योंकि शुक्र की राशि आती है वहां पर वो पक्का घर गुरु का है। तो गुरु का अगर कोई मित्र ग्रह खाना नंबर 2 में बैठा हुआ है तो वो इक्वल टू गुरु माना जाएगा, यानी वो नेक होगा धार्मिक मायनों में, और खाना नंबर 12 को जहर न दे रहा हो, यानी कि खाना नंबर 12 के ग्रह का वो दुश्मन ना हो और उसको जहर ना दे रहा हो, तो तरक्की भी होगी और ट्रांसफर भी होगा। ये कैलकुलेशन है हमारा किसी के भी जीवन को में बदलाव देखने की या ट्रांसफर करने की। इस मामले में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लिख लीजिएगा, मैं उसको थोड़ा फिर बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक और ग्रामर आती है कि अचानक जो है वो चोट लग जाना, अचानक चोट लग जाना और धोखा मिलना या मुसीबत, अचानक सडनली कोई मुसीबत खड़ी हो जाए, तो हम उसको किस तरीके से देखेंगे, कौन सा ग्रह हमें वो इस तरीके का धोखा या इस तरीके की हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और कौन सा घर उसकी हेल्प करेगा हमें परेशान करने के लिए, या उस घर में बैठा हुआ ग्रह है। ये ग्रामर है हमारी लाल किताब की। और अगर कोई ग्रह हमसे दुश्मनी निभाने की बात करता है, हमें परेशान करने की बात करता है, हमें धोखा देने की बात करता है, या हमारे लिए मुसीबत खड़ी करता है, तो उसके साथ साथ हमारी पैथी ये भी मानती है कि भाई जो कुछ घर ऐसे होते हैं जो उस समय हमारी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं अचानक, जिसे हम कहते हैं कुदरती, जो कुदरत की तरफ से जो हेल्प मिलनी है वो किस घर से मिलेगी, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो जैसा मैंने कहा कि भी अचानक चोट लग जाना, धोखा मिल जाना, या मुसीबत खड़ी हो जाना, या परेशानी जिसको हम कहते हैं वो हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, चोरी हो जाना, डकैती हो जाना, किसी से कुछ सामान हमारा गुम हो जाना अचानक, तो ये सारी चीजें हम किस घर से देखेंगे, और उस समय उसको कौन हेल्प कर रहा होगा और कौन हमारी हेल्प कर रहा होगा। तो खाना नंबर 3 से हम देखेंगे ये सारी चीजें, ये नोट कर लीजिएगा खाना नंबर 3 से। तो जो अचानक चोट देगा खाना हम जब देखेंगे, तो उस समय हम देखेंगे कि खाना नंबर 1 जो है उसमें अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो हमें नुकसान दे रहा है। इसी प्रकार से अगर हमें धोखा मिलता है तो वो देखेंगे हम खाना नंबर 3 से ही, कि खाना नंबर 3 में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो जो धोखे का ग्रह है जो उसको हेल्प कर रहा है और वो हमें धोखा दे रहा है, तो वो है खाना नंबर 6। और अचानक टकराव हो गया, एक्सीडेंट हो गया, धन का नुकसान हो गया, या अचानक परेशानी खड़ी हो गई, या अचानक ही कोई लड़ाई झगड़ा झंझट खड़ा हो जाता है, तो वो हम देखेंगे खाना नंबर 8 से। अब हमें मदद कौन करेगा? अब मान लीजिए कि खाना नंबर 3 में जो ग्रह है उसको ये लोग हेल्प कर रहे हैं, उस घर में बैठे हुए ग्रह, तो उस समय जैसे मैंने आपको बताया कि अचानक अगर चोट लगेगी खाना नंबर हम 1 से देखेंगे, तो उस समय जो हमें मदद मिलेगी, जो कुदरती मदद मिलेगी, वो खाना नंबर 11 से मिलेगी। खाना नंबर 11 में जो ग्रह होगा उससे हमें मदद मिलेगी। ऐसे ही अगर हमें कहीं से धोखा मिल जाता है, हमें नुकसान हो जाता है, या कोई हमारा कोई सामान लेकर चला जाता है, तो वो भी धोखे की श्रेणी में ही आता है, तो वो हम देखेंगे खाना नंबर 6 से। तो खाना नंबर 6 में जब ऐसी हमें कंडीशन पैदा होगी, तब हमें जो घर है वो खाना नंबर 2 जो है वो हमारी मदद के लिए तैयार रहेगा। तब हम उस घर में बैठे हुए ग्रह की मदद लेनी होगी।
इसके अलावा जो मैंने बताया था कि मंदा जो टकराव हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, झंझट पैदा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाता है, तो वो हम देखेंगे खाना नंबर 8 से, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन उस समय हमें जो मदद मिलेगी वो खाना नंबर 2 से मिलेगी। उस समय भी हमें मदद जो है खाना नंबर 2 वाले ग्रह से ही हमें मदद मिलेगी। हमें उसका उपाय करना पड़ेगा, तब जाके हम इन मुसीबतों से बाहर हो सकते हैं। ऐसे ही जब हमने यही सारी चीज देखनी है, मान लीजिए कि खाना नंबर 3 में कोई ग्रह नहीं है, तो खाना नंबर 5 से देखेंगे फिर हम उसको। तो खाना नंबर 5 में भी वही सिद्धांत लागू होता है कि जो अचानक चोट लगना, परेशानी होना या कुछ और दिक्कत खड़ी हो जाना, तब हम देखेंगे कि हमको जो वो चोट लगाने वाला ग्रह है वो खाना नंबर 7 वाला ग्रह है। तो ऐसे में जो हमें मदद मिलेगी वो खाना नंबर 1 वाले ग्रह से मिलेगी। और जो जिसे मैंने बताया था कि हमको धोखा मिल गया, या हम भाई कोई हमारा सामान उठा कर ले गया, या चोरी हो गया, या आंखों के सामने से कोई ले गया, हमें ऐसा लगा कि भाई हमारा तो भाई नजरबंदी जैसे हो जाती है इंसान की, तो तब वो होगा खाना नंबर 8 से। खाना नंबर 8 का ग्रह जो है वो इस तरीके की हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और तब भी हमें मदद जो मिलेगी वो खाना नंबर 1 से ही मिलेगी। खाना नंबर 1 का ग्रह हमारी मदद करेगा, हमने उसकी हेल्प लेनी है। इसके अलावा जो जैसे मैंने कहा था कि मंदा टकराव हो गया, झंझट हो गया, किसी से लड़ाई झगड़ा, परेशानी हमारे लिए खड़ी हो गई, तो उस समय हम देखेंगे कि जो खाना नंबर 10 के जो ग्रह हैं वो हमारे लिए इस तरीके की समस्या पैदा कर रहे हैं। तब हमें जो हेल्प मिलेगी वो खाना नंबर 4 से मिलेगी। ये रूल है हमारी लाल किताब का, जो हम जब किसी तरीके की जब परेशानी आती है तब हम उसको इसका हिसाब लगाकर देखते हैं। मैं फिर कहूंगा कि अगर इस विषय पर अगर किसी को भी कोई सवाल है तो प्लीज आप जो है उसको लिख लीजिएगा। अभी हमारे पास समय मिलेगा, हम बात करेंगे इस मामले में भी। और आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, वो उपेंद्र सहगल जी देंगे और बताएंगे आपको कि भी क्या है, वो ही बताएंगे, पर अभी नहीं, अभी पहले मेरी क्लास चल रही है, उसके बाद। अब एक विशेष आपको बात बताने जा रहा हूं कि हमारे यहाँ पर हमारे जो लाल किताब के जो ज्योतिष है वो चूंकि अपनी ग्रामर पर चलता है, अपने सिद्धांतों पर चलता है, तो इसमें मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं कि हम क्या चीज किस रूप में मानते हैं। जैसे कि हम, अब एक बात आती है धर्म स्थान की, तो धर्म स्थान को अगर हम व्याख्या करें तो वहां पर भाई जहाँ धर्म की पालना होती है, पूजा पाठ होती है, भजन कीर्तन कथाएं होती हैं, हम जहाँ जाकर प्रभु के सामने माथा टेकते हैं, या इष्ट देव की जो हम के आगे जो माथा नवाते हैं, और वो पवित्र स्थान, उस आशय है धर्म स्थान। अब हिंदू के लिए मंदिर, और मुसलमान के लिए मस्जिद, सिख के लिए गुरुद्वारा, और ईसाई के लिए चर्च। इसके अलावा बाकी हमारे यहाँ वो चाहे जैन धर्म है या कुछ और धर्म है, उन सब के अपना वो मंदिर ही कहलाते हैं, तो वो सारे मंदिरों की व्याख्या में आ जाते हैं। लेकिन अब इसमें एक बात और आती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ज्योतिष को तो मानते हैं कि भाई वो कैलकुलेशन पर आधारित है, लेकिन उसको वो ये नहीं मानते कि भाई ये धर्म से जुड़ा हुआ है। कि हमें अगर आप कहोगे कि भी जाके मंदिर में, जैसे कि हमारे यहाँ एक उपाय होता है कि खाना नंबर 9 और खाना नंबर 2, अगर क्योंकि ये दोनों गुरु के घर हैं, तो अगर आपने कोई उपाय करना है और किसी चीज को, कोई गलती को सुधारना है, तो आप मंदिर जाइए। जैसे कि अगर शनि, मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको, कि जैसे हमारे लाल किताब के अंदर शनि खाना नंबर 2 में बैठे हो, तो उसका गणित ये है कि ऐसा जातक जो है वो
खुद भी परेशान रहता है और जैसे ही उसकी सगाई होती है उसी दिन से उसकी ससुराल में आग के वाकयात शुरू हो जाते हैं और बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो सकती है। तो ऐसे में ऐसे जातक को मंदिर जाकर अपना माथा और नाक रगड़कर अपनी द्वारा की गई गलती जो जानकर की हो या अनजाने में की गई हो उसके लिए माथा टेकना बहुत जरूरी होता है और अपनी गलती की माफी मांगना बहुत जरूरी होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो ये कहते हैं कि भाई हम नहीं जा सकते, या और जैसे हम बहुत सारे उपाय ऐसे कहते हैं कि जाकर मंदिर में, भाई मंदिर में अगर पीपल है, क्योंकि हर जगह बृहस्पति का मंदिर नहीं है तो हम पीपल को मंदिर की व्याख्या मानते हैं और हमने पीपल को ही बृहस्पति मान लिया है। तो ऐसे में हम ये बोलते हैं कि भाई मंदिर में अगर पीपल है या धर्म स्थान में पीपल है तो वहां पर आप जाकर चने की दाल या और जो भी उपाय हम करवाते हैं वो हम वहां पर उनको भेजते हैं जातक को। तो जातक अक्सर ऐसा सोचते हैं कि नहीं भाई मैंने मंदिर नहीं जाना, मुझे तो कुछ और रास्ता आप बताइए ताकि मैं किसी और दूसरे रास्ते से भाई अपने उपाय को कर सकूं। तो उसके लिए सबसे बड़ा साधन हमारे यहाँ पर जो चलता हुआ पानी है उसमें जब हम समर्पित करते हैं, कोई भी चीज अर्पित करते हैं, तो वो हमारी जिस भी मकसद के लिए और जिस घर के लिए हम उपाय करवा रहे होते हैं तो वो उसी को मान लिया जाता है। और खाली हम चलता हुआ पानी ही नहीं, अगर कई जगह ऐसी है कि जहाँ पानी नहीं है, मान लीजिए राजस्थान में दूर दूर तक पानी नहीं होता, तो हम जो वहाँ के खेत हैं उन खेतों में वो खेत भी हम जो है उसको उपाय योग्य मान लेते हैं, तो वो चीजें हम खेतों में भी प्रवाहित करवा देते हैं या उसमें अर्पित करवा देते हैं। ये वहां भी वो उसकी जो व्याख्या है वो धर्म स्थान की ही होगी। इसमें एक और थोड़ी सी आपको बात बताना चाहता हूं कि जो हम कई बार ये देखते हैं, चाहे हम प्राचीन ज्योतिष से देखें या लाल किताब से, कि जब भी किसी व्यक्ति का जब जन्मदिन आता है तो चूंकि हम वर्षफल बनाते इसीलिए हैं कि हमें ये पता लगे कि आने वाले समय में ये कौन से ग्रह किस घर में बैठे हैं और वो हमें क्या रिजल्ट देंगे इस आने वाले वर्ष में। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ये देखते हैं कि मान लो कोई एक ग्रह जो बुरा रिजल्ट दे रहा है उस जातक को जिसका कि हम वर्षफल बना रहे हैं, तो वो लंबा खिंचा हुआ चला आ जाता है। हम तो सोचते हैं कि आज जैसे उसका जन्मदिन है आज के बाद वो अच्छा रिजल्ट देना शुरू करेगा, लेकिन ऐसा वो नहीं करता। या वो जो बुरा ग्रह जो आने वाले वर्ष में तैयार बैठा है अपना बुरा प्रभाव देने के लिए, या जो अच्छा ग्रह जो अच्छा रिजल्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, वो आपको 40 दिन पहले से उस अपने प्रभाव में लेना शुरू कर देगा, वो चाहे अच्छा ग्रह हो और चाहे वो बुरा ग्रह हो। ऐसे ही जैसे वो 40 दिन पहले से अपना जो रिजल्ट देना शुरू करेगा, वो 40 दिन बाद में भी आपको छोड़ सकता है, उससे पहले वो छोड़ना या उसको खत्म करना वो उस ग्रह की इच्छा पर निर्भर करता है। अब ये 40 दिन का गणित क्या है, थोड़ा सा इसको भी मैं आपकी नॉलेज में बता दूं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो प्राचीन ज्योतिष है उसमें 27 नक्षत्र तो हम सब जानते हैं, लेकिन 28वां नक्षत्र जो है वो उसका जिक्र कोई नहीं करता, क्योंकि उसको आधा मान लिया जाता है या अभिजीत जिसे हम कहते हैं वो है। तो हम लाल किताब में 12 राशियां और 28 नक्षत्र उसको 40 दिन मिला के 40 दिन कर दिया, और 40 प्लस 43 डेज, आप उस 43 डेज का गणित ये लगाया 40-43 दिन का, कि जिस दिन आप मान लीजिए कि आज संडे है तो 43वें दिन भी संडे ही होगा, यानी जिस दिन से आप उपाय शुरू करेंगे उस दिन आपका वो खत्म होगा, तब वो पूर्ण माना जाएगा। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं यानी 40 दिन के बाद आप छोड़ देते हैं तो तब वो गणित पूरा नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ पर
43 दिन का उपाय जो है वो माना जाता है कि कोई भी उपाय जब हम करेंगे तो वो 43 दिन का हमें करना चाहिए। ये है हमारा जो रियायती 40 दिनों का गणित। इसके अलावा एक और बड़ी गहरी, बहुत ही गहरी, मैं आपको एक हमारी जो कैलकुलेशन है वो बताने जा रहा हूं। कभी हमने सोचा है कि ग्रह चल तो कोई और ग्रह रहा होता है हमारे ऊपर, लेकिन नुकसान कुछ और दिखाई देने लग जाता है हमें। तो उसका जो गणित है हमारी लाल किताब में, वो ये माना गया है कि भाई कौन सा ग्रह किस ग्रह को बलि बना लेता और बलि के लिए चुन लेता है उसको कि भाई इसको जो है इसको परेशानी देनी है। तो ये थोड़ा गहराई से समझने वाली बात है। हालांकि मैं ये भी जो नोट्स हैं ये भी मैं ग्रुप में भेज दूंगा और आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कुछ यहाँ समझ लीजिए, कुछ बाकी ये वीडियो जो YouTube पर हम पोस्ट कर देते हैं तो आप इसको भी अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। और कोई अच्छे परिणाम लाने के लिए जो लोग ज्योतिष का काम कर रहे हैं और जो फलित कर रहे हैं, प्रिडिक्शन दे रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत बहुत लाभदायक हो सकता है ये जो मैं आपको गणित बताने जा रहा हूं कि कौन सा ग्रह किस ग्रह को बलि के लिए चुनता है। यानी कि जैसे किसी समय में भाई बकरे की बलि दी जाती थी या कोई लोग किसी की और चीज के काट के दे देते थे बलि, तो वो इंसानी काम थे। ग्रह तो ग्रह की ही जो उसके संबंधित जो चीजें हैं उनकी ही बलि वो लेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे कि जो असली ग्रह हैं वो आपसी लड़ाई में दूसरे ग्रह को मरवा देते हैं। कैसे भला? मैंने अभी पीछे भी एक गणित बताया था कि जब सूर्य देखता है शनि को, जब सूर्य देखता है शनि को, देखेगा कि सूर्य की कोई विशेष दृष्टि नहीं है, वो सप्तम की दृष्टि से देखेंगे आमने सामने। तो अगर सूर्य बैठे हो पहले घरों में और शनि बैठे हो बाद के घरों में, उनसे साथ में, तो ऐसी कंडीशन में शुक्र का नाश हो जाता है। तो अब वो जो शुक्र है, अगर हम फीमेल की कुंडली में देख रहे हैं तो मेल, और मेल की कुंडली में देख रहे हैं तो फीमेल, तो यानी वो उस शुक्र की बलि ले लेता है। अब बात करें अगर हम बुध की, तो बुध ने भी अपने बचाव के लिए शुक्र को ही बलि के लिए चुना हुआ है, और अपनी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो सारी की सारी वो शुक्र पर डाल देता है। कारण ये है कि वो जिस ग्रह के साथ बैठता है वो उसी का परिणाम देना शुरू कर देता है। अब मंगल की अगर हम बात करें तो खास तौर पे इसमें जो मंगल नेक है वो तो किसी की जल्दी से बलि लेता नहीं है, लेकिन मंगल बद, उसकी भी मैं व्याख्या पीछे कर आया हूं। तो मंगल बद की जो स्थिति है, अब मंगल बद के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा दूं तो वो यही है कि कोई भी ऐसा जातक जिसका मंगल, जिसका शनि, सूर्य और शनि का योग बन रहा है, तो मंगल बद बन जाता है। पीछे मैंने एक लिस्ट दी थी और उसको मैंने इसमें भी पोस्ट किया हुआ है अपने ग्रुप में, उसे देख भी लिया होगा आप लोगों ने। तो और अब उसके कृत्य क्या है? अचानक गुस्सा कर देना, किसी को मार देना, अचानक लड़ाई कर लेना, या गाली गलौज करने लग जाना, किसी की मान मर्यादा की नहीं रखना, किसी की इज्जत नहीं समझनी, कहीं भी कुछ भी बोलने लग जाना, वो किसी के साथ भी घटित हो सकता है। वो ऐसा नहीं कि बाहर के लोगों के साथ, वो घर के लोगों की भी कोई इज्जत या मान सम्मान नहीं करता ऐसा जातक। मैंने पीछे भी बताया था कि अगर वो उसको थोड़ा सा भी गुस्सा आया और उसके मन मुताबिक कोई बात नहीं हुई, वो टीवी देख रहा है और टीवी में कुछ भी ऐसा चल रहा है जो उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो उठाकर रिमोट मार देगा टीवी के ऊपर, या कोई चीज
जो भी उसके हाथ में चीज आएगी वो टीवी को तोड़ देगा या ऐसे हाथ से गिरा देगा और नुकसान कर दे, तो उसका कोई जो है ऐसा मंगल बद वाला जो अब मंगल जो बद है वो भी अपनी जो बला है वो केतु पर टाल देता है। इन्होंने चुन रखे हैं कि किसको कैसे करना है। और अब बात आती है शुक्र की। तो शुक्र जो है अपनी बला मीन्स अपनी जो उसकी जो जब उस पर मुसीबत आएगी तो वो माता पर डाल देगा, यानी चंद्र पर डाल देगा। अब इसके पीछे थोड़ा सा गणित यह है, क्योंकि माता बूढ़ी होती है, शुक्र जवान को हम मानते हैं और जवान को कहते हैं, जवान स्त्री को, तो वो अपनी जो मुसीबत है वो उस पर टाल देगी। और ये तो सभी को पता है कि जिस भी जातक की कुंडली में चंद्र शुक्र योग होता है या शुक्र चंद्र योग होता है, उसकी अपनी सास से कभी नहीं बनती, ईमानदार अपनी माता से भी कभी नहीं बनती। तो उसने जो है वो चंद्रमा को अपना जो है वो बकरा बनाया हुआ है, वो अपनी मुसीबत उस पर टाल देती है। अब हम बात करें कि गुरु की, तो गुरु ने भी अपने साथी केतु अगर पहले घरों में हो और गुरु बाद के घरों में हो तो बुरा रिजल्ट देता है गुरु। लेकिन अगर केतु भी पहले घरों में और गुरु भी पहले घरों में हो तो भी अच्छा रिजल्ट आता है। और अगर गुरु पहले घरों में और केतु बाद के घरों में हो तो भी बड़े अच्छे परिणाम आते हैं, लेकिन आते हैं वो सिर्फ केतु के कारण। लेकिन गुरु ने भी केतु को ही अपनी जो उस पर मुसीबत आएगी वो उस पर टाल देगा और वो केतु को ही बलि चढ़वा देगा। और अकेले सूर्य पर जब कभी कोई मुसीबत आती है या कोई और परेशानी खड़ी होती है तब सूर्य जो है वो उसने भी केतु को ही चुना हुआ है कि केतु जो है वो उसके ऊपर वो बलि डाल देगा और आप उसकी बलि ले लेगा। और क्योंकि शुक्र ने तो चंद्रमा पर डाल दिया, तो याद है अभी मैंने बोला था शुक्र ने तो चंद्रमा पर डाल दिया, लेकिन चंद्रमा पर जब मुसीबत आती है तो वो अपने मित्र ग्रहों पर डाल देता है, यानी सूर्य मंगल और गुरु पर वो अपनी मुसीबत उन पर टाल देता है, खुद को सुरक्षित कर लेता है। और अब बात आती है कि सूर्य गुरु और मंगल, हालांकि ये इंसाफ के ग्रह माने गए हैं, ताकत के ग्रह माने गए हैं, पुरुष ग्रह माने गए हैं, पर ये भी अब ये दूसरों की तो मदद करेंगे, दूसरे ग्रहों की तो मदद करेंगे, लेकिन जब खुद इन पर मुसीबत आएगी तब भी ये केतु को ही अपना बलि का बकरा बना लेंगे। इस तरीके का जो गणित है वो चलता है हमारे लाल किताब के अंदर। अभी एक नया ही सब्जेक्ट, क्योंकि हमारा जो लाल किताब का जो ज्योतिष है वो चलता है सारा का सारा सामुद्रिक विज्ञान पर। और सामुद्रिक विज्ञान मतलब जो हस्तरेखाएं हैं इन पर, और जो हमारे नाखून या उंगलियों की जो बनावट है। तो आज मैं इसमें एक नई चीज आपको बताना चाहता हूँ। इससे हम अगर इसको हम गहराई से समझ लें तो हम बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। दूर से बैठे हुए भी हम लोगों को बता सकते हैं कि भाई आपके साथ ये बीमारी चल रही है या ऐसा कुछ हो रहा है। अब नाखून जो हैं, नाखून हमारे नाखून, इन नाखूनों से भी दूसरों को फलित करने में हमारी ये नाखून भी जो है वो दूसरों को फलित करने में हमें बड़ी मदद कर सकते हैं। अब जैसे कि नाखून जब फटने लगे या मतलब बिना किसी चोट के वैसे ही फटने लग जाएं, और
या फटकर ठीक होने लगे, तो आप ये मानकर चलिएगा कि सेहत की जो शरीर की तंदुरुस्ती है, यानी सेहत और उर्दू शब्द है थोड़ा सा, तो या बीमारियां जो हैं वो 9 महीने पहले ही आपको बता देंगी कि भाई ये इस तरीके की परेशानी आपको इन नाखूनों से पता लग सकती है। 1 साल पहले भी से भी, क्योंकि नाखून वो निशान छोड़ना शुरू कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। तो नाखून बहुत छोटे हों, नाखून बहुत छोटे हों या उनका रंग पीला हो, तो ऐसा जातक जो है वो गुरु के कुप्रभाव में आ जाता है। तो ऐसा जातक जो है वो एक तो कम अकल होगा, और दूसरा बहुत जल्दी जल्दी किसी चीज को करना कहना चाहेगा, और तीसरा वो हार्ट पेशेंट हो सकता है, और हो नहीं सकता, हार्ट पेशेंट होता ही है, आप ये मानकर चलिए। और गुरु के जो कुप्रभाव है उसमें एक और भी चीज है कि ये तो मैंने बताया जैसे कि अभी नाखून छोटे हो तब, अब इसमें कि नाखून लंबे हो, किसी के नाखून लंबे हो और उनका रंग सुनहरा हो, उनका रंग सुनहरा हो जाए, तो ऐसा जातक जो है वो फेफड़ों और छाती की बीमारी से पीड़ित होता है और उसका शरीर कमजोर हो जाता है। बुध का कुप्रभाव हम किस प्रकार देखेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो हाथ की उंगलियों के जो नाखून हैं वो उस जातक के गोल होंगे, गोल नाखून, और उनका रंग जो है जब हल्का हरा दिखाई देने लग जाए या और गाढ़ा हरा हो जाए, तो आप ये मानिएगा कि ऐसा जातक जो है एक तो वो शर्मीला होता है, हाथ से काम करने वाला, हुनरमंद जिसे हम बोलते हैं, अपने किसी भी चीज का मास्टर हो सकता है वो, लेकिन हाथ से काम जो करने हैं, अकल से नहीं, हाथ से, तो वो है। मगर वो शरारती जरूर होगा, मतलब शर्मीला भी होगा, हुनरमंद भी होगा, लेकिन वो शरारती जरूर होगा और वो छुप के शरारत करेगा, ऐसा जो जातक है। और खुद अपनी शरारत से जो वो झगड़े और फसाद पैदा करेगा, तो वो सारे के सारे जो है उसके दिमागी बीमारी का कारण हमें शो करते हैं। गोल नाखून वाला जातक ये देखकर चलिएगा वो बुध के अंडर में होता है। अब शुक्र की अगर हम बात करें कि शुक्र का कुप्रभाव किस प्रकार से होता है, तो नाखून छोटे हों या उनका रंग सफेद हो जाए। बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे, नाखून छोटे होंगे और बहुत छोटे, और उनका रंग अक्सर सफेद मिलेगा, आपको अक्सर सफेद मिलेगा बहुत छोटे नाखून वालों को। तो ऐसा जातक जो है वो तंग दिल होता है, मतलब कोई बहुत बड़े दिल का इंसान नहीं होता, बहुत बड़े डिसीजन नहीं ले पाता, अपने में ही वो घिरा रहना चाहता है। दूसरे शब्दों में हम उसको लालची भी कह सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने अपने बारे में सोचता है, या जो उसके बहुत नजदीक के सर्कल के होंगे, जैसे बेटा, बहन, माँ, पिता, बस इनके बारे में सोच सकता है। हाँ, जल्दबाज ये भी होता है कि जल्दी जल्दी किसी काम को, किसी चीज को पा लेना चाहता है या किसी चीज को कर लेना चाहता है, पर फिर भी दुखी रहता है। और ऐसे जातक को जो है जिसके ये नाखून सफेद हों और छोटे हों, उनको खून की कमी की बीमारी होती है। उनको जो है अपना ब्लड चेक कर होमोग्लोबिन जो है उसको बढ़ाने की उनको दवा लेनी चाहिए, ये है। अब हम बात करेंगे शनि की। तो शनि का अगर बुरा प्रभाव आता है तो आप ये मान के चलिए कि नाखून जो है ना वो लंबा होगा ना वो छोटा होगा, बीच का नाखून होगा, बीच वाला। और उसका रंग जो है, कई बार जब शनि का बुरा प्रभाव आने लगता है तो उसका रंग जो है वो काला होना शुरू हो जाता है, नाखून काली झलक मारनी शुरू कर देते हैं। तो ऐसा जो जातक है वो धन तो खूब कमाता है और खूब कमाता ही है, लेकिन उसकी जो 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 कमाई है
वो बीमारियों पर बहुत खर्च होती है, बहुत ज्यादा खर्च होती है। अब हम थोड़ा इसमें राहु के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं कि राहु जो है वो, उसमें नाखून चौड़े होते हैं और उनका रंग जो है उनमें नीली झलक आनी शुरू हो जाती है। चोट लगने से नहीं, वैसे ही नाखून तो ठीक है लेकिन उनमें नीली झलक आनी शुरू हो जाती है और वो अंदर से जो है दिखता है, झलक मारती है कि ये नीला नाखून है। तो ऐसे जातक को एक तो खून की कमी हो जाती है, और अगर नाखून आगे को झुक जाएं, बहुत सारे आप देखोगे कि उनके नाखून आगे को झुके हुए हैं या टेढ़े हैं, और उनका रंग जो है वो कई बार जो लेड होता है ना, लेड सिक्का जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में लेड बोलते हैं, तो उसके कलर जैसा नाखून हो जाता है। तो उसकी धातु जैसा, मतलब जो सिक्का जो धातु है उस जैसा हो जाता है। तो आप ये समझना चाहिए कि हालात बहुत खराब हैं और सभी मायनों में, क्योंकि वो व्यक्ति किसी समय इस संसार को छोड़कर जा सकता है। इस स्टेज तक इस बारे में प्रेडिक्शन की जा सकती है। और केतु का जो है वो जब बुरा प्रभाव आता है तो हम उसको किस प्रकार से देखते हैं, वो ये है कि नाखून लंबे हों और तंग हों। तंग मीन्स मतलब जैसे अमूमन जैसे हम देखते हैं नाखून होते हैं लोगों के कि भाई एक साधारण नाखून की भी आगे से चौड़ाई ली है या एक अच्छा साइज ली है, लेकिन वो नहीं, वो बिल्कुल पतले पतले लंबे लंबे नाखून होंगे, तंग जिसे कहेंगे, मतलब जिसे वो विकसित ही नहीं हुए। और उनका रंग जो है या उसमें धब्बे पड़ने शुरू हो जाए चितकबरे रंग के, काले और सफेद, ये केतु के बुरे प्रभाव की निशानी होती है। तो उसमें अगर धब्बे पड़ जाए या रंग बिरंगे धब्बे पड़ने लग जाए, कोई लाल नीला पीला हरा किसी भी तरीके का, तो ये समझ लीजिएगा कि जातक की जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम है उसको। केतु से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी है, यूरिनरी सिस्टम है, किडनी है, या जो टांगों का निचला हिस्सा है वो, या कमर के नीचे के हिस्से की जिसे हम कहते हैं, वो बीमारियां ऐसे जातक को देखने को मिलेगी आपको। तो ये थोड़ा सा ये था कि आपको ये भी बता दिया जाए। और अब मैं चाहता हूं कि अगर किसी, क्योंकि अभी उपेंद्र सर ने थोड़ा सा अपना, उनका भी 10-15 मिनट का एक लेक्चर है, तो अगर आप लोग पहले मैं ये चाहता हूं कि आप मुझसे अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज आप कर सकते हैं, कोई भी जिसकी इच्छा हो वो कर सकता है। किसी के पास कोई सवाल नहीं है तो मैं समझूं कि भी हम उपेंद्र सर से जो वो कुछ हमें सरप्राइज गिफ्ट देना चाह रहे हैं वो हम ले लें। राजेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो क्या? करिए भाई, अनम्यूट करो यार, यहाँ से कर दो राजेंद्र जी। कोई नहीं, एक ही बात है यार, पता है सबको क्लास चल रही है, कोई ना कोई तो हेल्प कर ही रहा होगा। यहीं से कर दो, नहीं हुआ तो फिर वो वहीं से होगा। राजेंद्र जी, आप अपना जो माइक है वो अनम्यूट कर लो, फिर आप बात कर सकते हो। यहाँ से आगे नहीं। जी, हाँ जी, हाँ जी, आ गई आवाज, आ गई। आगे जी। ये जो रीढ़ की हड्डी है वो नीचे जो घिसती हो, ये कौन सा ग्रह खराब होता है? केतु, केतु मैंने बताया ना अभी आपको।
अच्छा केतु। हम्म। और जो गोठों की हड्डियां हैं, जो कहते हैं भाई ये घिस गए हैं गोडे, हाँ हाँ ये भी केतु है। हाँ, इसमें 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 दो जी, ग्रह हैं। इसके उपाय। जी, हाँ जी, इसका उपाय क्या होता है जी? दरअसल जो आप जो हिप जॉइंट की बात कर रहे हो वो लंबर रीजन में आता है। L1 जी मतलब 2, 3, 4, 5 होती हैं। अक्सर जो दिक्कत आती है उसमें 3, 4 और 5 में आती है, जब नस जो है उनमें दब जाती है। जी ठीक है, तो उसके उसका उपाय जो है और जो इसका उपाय है घुटनों वाला, ये जी दोनों थोड़े से अलग उपाय हैं। ठीक है जी। ये जो जो घुटनों की समस्या है वो वात रोग की, यानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिसे हम कहेंगे, या तेजाब जी शरीर में बढ़ जाने से वो जी तब होता है ऐसा। अच्छा जी। ठीक है, नहीं तो आप ये देखो ना कि मिल्खा सिंह आज भी दौड़ रहा है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, पर उसको तो जी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगला तो कहता है मैं तो पूरा फिट हूँ, मैं तो भाई 100 की लपेट में आ गया, वो 100 की उम्र में तो करीब आ ही गया वो। हाँ जी हाँ जी, आ गए जी। हाँ जी, नहीं आया होगा, कम से जी कम 80 प्लस तो है वो, 90 प्लस। हाँ जी हाँ जी, हाँ लेकिन वो बहुत आज ज्यादा भी है। आज भी दौड़ रहा है, और वो टीवी पे कहता है खुल के कि मैं तो ठीक हूँ, देखो दौड़ो मेरे साथ। तो हाँ, अब क्या है कि वो ये जो समस्या है वो केतु की तो है वहां तक जो स्पाइनल कॉर्ड तक है। अच्छा जी। उससे नीचे जो घुटनों की प्रॉब्लम है वो जी केतु प्लस जो है वो शनि की समस्या है। ठीक है जी। उसका उपाय अलग है, और जो रीढ़ की हड्डी वाला उपाय है वो अलग है। लेकिन मेरे ख्याल में दो दोनों पेशेंट अलग अलग है। दोनों हाँ, दोनों का उपाय अलग है। जी अ, वो फिर आप मुझे जब मिल ही सकते हो तो मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। हाँ 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 हाँ, आप क्लास कंटिन्यू करिए। बस, और थैंक यू। हाँ जी, और नहीं कोई? हेलो सर। हाँ जी, क्या हाल है सिमी जी? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? ठीक है, आप बताइए। अच्छा सर, मुझे एक चीज पूछनी थी। आपने बोला था कि जब वो दो प्लैनेट्स के कंजंक्शन से वो एक ग्रह की बलि ले लेते हैं, तो बलि ले लेते हैं, दैट मीन्स कि वो ग्रह अपना जो पावर है वो खो देता है बिल्कुल। हाँ, वो नहीं, वो पावर तो खो ही देता है अपनी, साथ में वो इस दुनिया से भी जा सकता है। बलि का मतलब यहाँ ये है। अच्छा। जैसे कि एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने अभी जैसे बताया था कि सूर्य अगर देखता है शनि को, अब सूर्य खाना नंबर 4 में बैठकर देखे शनि बैठे हो खाना नंबर 10 में, तो भी तो ऐसा जातक जो है उसकी लाइफ में जो उसका लाइफ पार्टनर है वो उसको छोड़कर चला जाएगा। ओके। अगर यही सूर्य खाना नंबर 6 में बैठे हो और शनि हो खाना नंबर 12 में, तो ऐसे जातक की कम से कम 4 से 5 शादियां हो जाती हैं। कई बार वो जो उनकी जो जीवन साथी है, मतलब ऐसे जातक का, वो उसको छोड़ जाता है या उसकी डेथ हो जाती है या डाइवोर्स हो जाता है। तो ये ऐसे ऐसे योग बनते हैं। तो वो ग्रह यानी अल्टीमेटली नुकसान शुक्र का हो रहा है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और सर एक और क्वेश्चन था, जो आपने बोला था कि जो ट्रांसफर है वो हम केतु से देखते हैं, तो केतु से देखने का रीजन क्या है? जैसे कि हम केतु के लिए बोलते हैं कि केत छुड़ावे खेत, हाँ तो जी, हाँ जो जी। केतु होता है वो आपको डिटैचमेंट देता है चीजों से, और तो ये रीजन है उससे ट्रांसफर देखने का। बिल्कुल, कारण ये है ना, आप समझो इस चीज को, हम जो जो भी व्यक्ति ज्योतिष कर रहा है या सीख रहा है उसको सारी चीजें बेसिकली सीखनी पड़ती हैं कि कौन सा ग्रह किस काम के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, जैसे कि हमने सूर्य को राजा मान लिया, बृहस्पति को गुरु मान लिया, हाँ, तो मंगल को, केतु ऐसे डिटैचमेंट के लिए है। हाँ हाँ हाँ, मैंने वही कहा, चाहे वो कोई भी पद्धति हो, मुझे लाल किताब से देखे या काली किताब से देखे या किसी और तरीके से देखे, सबका बेस तो हमारा प्राचीन ज्योतिष ही है ना जी। ये तो बाद में रिसर्च की तो वो अलग अलग नामों से जानी जाने लगी, चाहे वो केपी सिस्टम हो। ठीक है,
और कुछ? सर एक और क्वेश्चन था, हाँ सॉरी। हाँ, बोलो बोलो बोलो, अच्छी तो बात। आपने एक और चीज बोली थी कि पीपल को हम बृहस्पति मान लेंगे, ठीक है ना? तो पीपल को बृहस्पति मानने का क्या लॉजिक हुआ, जब आप कुछ बता रहे थे अभी पीछे? हाँ जी, हमने सभी ग्रहों की, जिस तरीके से हमने ग्रहों की ड्यूटी लगाई है कि भाई ये काम करेंगे, उसी प्रकार से जितनी भी पदार्थ हैं हमारे इस पृथ्वी पर, वो चाहे चल है चाहे अचल है, वो प्राणी है या वनस्पति है, वो सारी हमने डिवाइड कर दी है सभी के साथ। जैसे बृहस्पति को हमने, पीपल को बृहस्पति मान लिया, बुध को हम, बहुत से लोग सूर्य भी मानते हैं, और सॉरी, बड़ के वृक्ष को कुछ लोग सूर्य भी मानते हैं और कुछ लोग उसको बुध भी मानते हैं, क्योंकि वो बड़े पत्तों वाला पेड़ है और उसके पत्ते गोलाई लिए हुए होते हैं। बट तो फिर हम तो जब जैसे बृहस्पति के लिए नॉर्मली तो क्या करते हैं, सब लोग केले के पेड़ की पूजा करते हैं, तो केले के पेड़ को कंसीडर करते हैं एज अ बृहस्पति। हाँ, वो मैं आपको यही तो कहना चाह रहा हूँ कि कई जगह पर, जैसे पीपल के जो पेड़ हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में, मैंने जो देखा है अभी तक, उसमें कई मंदिरों में ऐसी जगह होती नहीं है कि भाई केले का पेड़ लगाया जाए, तो वो पीपल को यही मान्यता है जो केले के पेड़ को माने। ओके। हाँ, वो केले के पेड़ को हम भगवान विष्णु के रूप में देखते हैं, जबकि इसको जो है पीपल को हम बृहस्पति के रूप में देखते हैं। ठीक है सर। हाँ जी, और कोई कुछ? हेलो सर। हाँ जी, कौन? बख्शी। हाँ जी, क्या हाल है बख्शी जी, विपुल जी? बस मजा में है सर। हाँ जी। पहली बात तो ये कि बहुत इंटरेस्टिंग है, हाँ मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। ठीक है। ये सभी बात है। अभी जो डिसीज के बारे में या कोई समस्या के बारे में आपने जो केतु से दूसरा, छठा, 8वां, 12वां जो भी बात बताई, बाद में अभी जो गुरु से बात हुई, वो पीपल का पेड़, वो केले का बोले ना। हाँ जी। हेलो। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। अभी तो उसमें सूर्य भी आता है, तो सूर्य के लिए जो ये हनुमान जी को जो चढ़ाते हैं ना फूल, आंकड़ा बोलते हैं, आप हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ जी, आंकड़ा, आंख हाँ, बोलते तो हैं, मैंने आंख। आंख बोलते हैं ना। हाँ जी। हाँ, तो वो कभी ये जो सूर्य के हिसाब से ये आंख, मतलब उसी की पूजा की जाती है, ऐसा कुछ मैंने सुना है, क्या ये सही है? हाँ, वो कारण ये है कि आंकड़े का जो पेड़ है, जी, वो उसमें सफेद फूल आता है। हाँ, ठीक है ना जी? तो हाँ उसमें भी दो अलग अलग हैं, एक सफेद फूल वाला जो है वो सूर्य कहलाता है, और जिसमें लाल डोरी होती है, हाँ, वो मंगल कहलाता है। अच्छा, वो मंगल के लिए मैंने ये जो पहले बनाया था बहुत साल पहले, ये वो चंद्र को जिसको बोलते हैं, चंद्र को वो खाखर का बोलते हैं, वो केसुड़ा, खाखर के पान, खाखर, वो आप वहां पे क्या बोलते हैं, वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है हिंदी में। वो जिसमें बड़ा पान जी, कांटे होते हैं जिसमें। नहीं, वो बड़े पत्ते होते हैं ना, जिसके से ये बाज पर जो बताए खाने के लिए जो बनाते हैं ना, पलास सर, बख्शिश है, पलास बोलते हैं उसे। पलास के पलास। तो खाखरा ने ये मतलब उसका पेड़ के उसकी पूजा बोलते थे। फिर वो मून के लिए, फिर मंगल के लिए वो खैर बोलते हैं, वो खैर का लाकड़ा जिसको बोलते हैं, जिसमें कत्था बनता है। और बुध के लिए वो बोलते हैं आगिया, मतलब वो उसको अघेड़ो बोलते हैं। अभी उसमें दूसरा भी मालूम नहीं है, लेकिन उसकी बहुत लंबी सी सींग होती है, जैसे कांटा वाली होती है बुध वाले को। ये मतलब मैं आपसे इसीलिए कंफर्म कर रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ। नहीं, कोई नहीं। गुरु के तो आप पीपल जो बोल रहे थे वो सही है। फिर शुक्र को बोलते हैं वो उमरा का झाड़ आता है, जो उसमें वो फल आते हैं छोटे से, वो बड़ा पेड़ आता है। और शनि का बोलते हैं वो समी का पेड़ या शमी का पेड़। हाँ, समी। फिर ये राहु और केतु को धरा और दुर्वा। बिल्कुल ठीक बात है जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो ये सब इसमें काम लगता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ सर, इसके बारे में कुछ हमें बता। इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं कि क्या काम लगता है, मैं समझा नहीं।
नहीं, ये जो बोलते हैं, जो अफेक्टेड जो प्लेनेट होता है, तो इसके लिए जो आप पूजा या उसके जो भी है जड़ी दवाई से ले सकते हैं, उससे बिल्कुल बनी हुई बिल्कुल दवाई भी ले सकते हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल हाँ, ठीक है। बिल्कुल तो ये उसके ऑप्शन भी हो गए, जैसे वो केले के पत्ते के आप जो बात कही उसमें पीपल निकला, बिल्कुल। तो ये जो मैंने अभी बोला, तो उसमें उसके कोई ऑप्शन या ये सब चीज उसमें ठीक रहती है क्या? मैं ये बहुत जानना चाहता हूँ। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात को। जी जी। बात ये है कि जिस जातक को हम जो भी उपाय बता रहे हैं, जी जी जी। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने कहा कि भाई कोई ये कहता है कि जी केले का पेड़ तो यहाँ आसपास है नहीं, जी ठीक है, तो आप पीपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हेलो, हाँ जी बख्शी जी। चलिए, कोई नहीं, ये तो बात है, इसको फिर एक बार अगले चैप्टर में ले लेंगे और उसमें विधिवत रूप से मैं आपको समझा दूंगा कि कौन सा वृक्ष किस चीज से जुड़ा है और कौन सी धातु किस चीज से जुड़ी है। वैसे तो जितने भी मेरे हिसाब से यहाँ ज्योतिष जो कर रहे हैं या जो इस क्लास में बैठे हैं, आई थिंक ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है इन सबको, और अपने अपने स्तर पर इन सबको पता है कि क्या चीज है, कौन सी चीज क्या काम करती है। तो मैं अब आपसे थोड़ा ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारे पास समय है, आप बेफिक्र रहिएगा, बीच में नहीं कटेगी हमारी जो मीटिंग है, जब तक हम खुद अपनी इच्छा से नहीं काटेंगे। तो क्या मैं उपेंद्र सर से कहूँ कि वो जो आज हमें एक गिफ्ट देने वाले हैं, वो क्या देने वाले हैं, वो उनकी क्लास ये अपना हमें गिफ्ट दें? आप लोग सब एग्री हैं? बहुत अच्छी नॉलेज देने वाले हैं आज। कागज पेन तैयार रखिएगा। हाँ जी, तैयार हैं सब? ठीक है सर। उपेंद्र सर, उपेंद्र सर आप बताइए, आप क्या क्या आज गिफ्ट देना चाह रहे हैं? गिफ्ट तो कुछ नहीं है, ये है जो कल होने वाला सूर्य ग्रहण। अच्छा जी। कल सूर्य ग्रहण होने वाला है, तो मैंने थोड़ा सा उसको स्टडी किया था। ये सूर्य ग्रहण की जो असर है, इसकी इफेक्ट है, वो हमारे भारतवर्ष पे क्या इफेक्ट होगी, ये ग्रहण को, ये जो ग्रहण होने वाला है कौन से प्लेनेट को इफेक्ट करेगा, और पर्सनली कौन से लगन या कौन सी राशि को उसका दुष्प्रभाव होगा, तो थोड़ा सा मैंने स्टडी किया था, तो वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आप सबके साथ। जरूर जरूर जी, जरूर। अब सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स, एक्चुअली तो क्या है, शास्त्रों में इसको अशुभ कहा गया है। ग्रहण ऑलवेज मैलेफिक होता है, पर किसी किसी जगह ये अच्छा इफेक्ट भी देता है। अब इसको अगर एस्ट्रोनॉमिकली देखें, तो जब 3 ग्रह एक लाइन में होते हैं, चंद्र है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब हम उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये इसका एस्ट्रोनॉमिकल का डेफिनेशन है। अब इस ग्रहण के बारे में देखें, तो ये ग्रहण हो रहा है मिथुन राशि में, जेमिनी में। जेमिनी में करीब 3 डिग्री के आसपास सूर्य होगा, उस टाइम में ये ग्रहण होने वाला है। तो हम देखें कि इसकी जो इफेक्ट है वो हमारे भारतवर्ष के ऊपर क्या पड़ेगी। आज हम इंडिया में रहते हैं, इसकी इफेक्ट क्या पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो अभी देखें, तो अपनी जो इंडिया की कुंडली है, भारतवर्ष की कुंडली है, उसका वृषभ लग्न है, टॉरस एसेंडेंट है, यानी कि पहले खाने में 2 नंबर राशि है, 2 लिखा हुआ है, वृषभ लग्न है, ठीक है सर। और ये जो ग्रहण होगा मिथुन राशि में, यानी कि 2nd हाउस में होगा, दूसरे भाव में होगा। तो हम इसका रिजल्ट देखेंगे, उसके लिए जो हम प्रिंसिपल लगाएंगे, उसको कहते हैं भावत भावम। भावत भावम प्रिंसिपल से इसको देखेंगे। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा भावत भावम क्या चीज है, ये ज्योतिष का प्रिंसिपल है, इसके कैसे यूज किया जाता है और उसके पीछे क्या लॉजिक है, पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर उसको हम लगाएंगे। ठीक है जी। तो भावत भावम शास्त्रों में कहा गया है कि जिस भाव का हम विचार कर रहे हैं, कोई भी हाउस 1 से 12 तक कोई भी हाउस का विचार कर रहे हैं,
वो लगन से, असेंडेंट से जितने भाव दूर है, वहां से आगे उतना दूर जो दूसरा भाव होगा उसका पूरक भाव होगा। मैं आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, आप एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कुंडली में सेकंड हाउस है, दूसरा भाव है, वो लगन से दूसरा भाव है, तो हम दूसरे से दूसरा भाव देखेंगे, दूसरे से दूसरा भाव होता है तीसरा, लगन से तीसरा हो जाएगा। ठीक है जी, तो वो दूसरे भाव का पूरक भाव है। ठीक है। इसी प्रकार तीसरा भाव देखो, तीसरे से तीसरा यानी पांचवा भाव, वो तीसरे का पूरक हो जाएगा। चौथे से चौथा देखेंगे तो सातवां भाव होगा, यानी चौथे भाव का पूरक सातवां भाव होगा। ये जो इसका नियम है भाव भाव का। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं बताता हूँ आपको। लॉजिक समझेंगे तो आपको परफेक्ट आइडिया आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत से ज्योतिषियों को जानता हूं कि जो इस नियम का उपयोग करते हैं और बस बहुत बढ़िया फलादेश करते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि एक भाव दूसरे भाव का पूरक हो जाता है। जैसे हमने सेकंड भाव लिया कुंडली का, और सेकंड से सेकंड, दूसरे से दूसरा यानी तीसरा भाव। ठीक है जी, तो हम कहते हैं कि दूसरा भाव तीसरा भाव दूसरे का पूरक हो गया, दोनों भाव कनेक्टेड हो गए। वो कैसे हो गए, उसके पीछे का लॉजिक समझिए। दूसरा भाव से हम देखते हैं, हम देखते हैं अपनी फैमिली है, सोशल सर्कल है, और खास मोटी चीज देखते हैं धन भाव कहते हैं उसको। आदमी का बैंक बैलेंस देखते हैं, फाइनेंशियल गेन, सेकंड भाव से देखा जाता है। किसी भी ज्योतिष टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे तो पहले भाव को तनु भाव, दूसरे को धन भाव, तीसरे को पराक्रम, चौथे को सुख भाव, पांचवें को संतान, छठे को रिपु भाव, सातवें कलंत्र भाव, ऐसे नाम दिए गए हैं। दूसरे भाव को धन भाव के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। अब धन यानी का आदमी का बैंक बैलेंस। ठीक है। अब तीसरा भाव जो है, तीसरा भाव हमारा पराक्रम भाव है, यानी कि एफर्ट, जो हम अपना पराक्रम या हम अपना जो रोजगार या नौकरी करते हैं उसमें जो एफर्ट लगाते हैं वो तीसरा भाव है हमारा। ठीक है जी। जब हम छोटे होते हैं, बचपन में होते हैं, तो हम अपना पराक्रम एफर्ट लगाते हैं पढ़ाई में, ज्ञान हासिल करने के लिए और डिग्री हासिल करने के लिए। फिर हम जब युवावस्था में आ जाते हैं, हमारी शादी हो जाती है, तो हम एफर्ट करते हैं अपने परिवार को पालने के लिए, कमाई करते हैं, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, उसमें एफर्ट लगाते हैं। ठीक है जी। बिल्कुल। अब जब तीसरा भाव बली होगा, जिसका तीसरा भाव बलवान होगा, वो अपना नौकरी या रोजगार या बिजनेस में ज्यादा मेहनत करेगा तो ज्यादा उसको फल मिलेगा, उसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। सेकंड हाउस का पूरक हो गया ना। अगर आप बिजनेस के अंदर ज्यादा अगर आप दिमाग ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपको ज्यादा कमाई होगी, आपका बैंक बैलेंस, आपका धन भाव मजबूत हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है जी। इसके लिए कहा जाता है कि ये भाव उसका पूरक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, तीसरे से तीसरा, यानी तीसरा लग्न से पांचवा भाव हो गया। ठीक है। वो कैसे पूरक है? अब तीसरा भाव हमने देखा कि हम हमारे एफर्ट का है, हम लोग जो कर्म करते हैं या पराक्रम करते हैं, एफर्ट उसका भाव है। और पांचवा भाव जो है हमारे इंटेलिजेंस का है, उसे और लेकिन मेन इसमें इंटेलिजेंस देखते हैं। अगर हम जो अपने एफर्ट में इंटेलिजेंस को यूज करेंगे बिजनेस के अंदर, तो हमारा बिजनेस आगे बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है जी, एक्सपांड हो जाएगा। अगर जॉब करते हैं, इंटेलिजेंटली काम करेंगे, तो हमारी जॉब में तरक्की होगी और हम हाई पोस्ट पर जाएंगे। ठीक है जी। हमने कई बार, आप एग्जांपल लीजिए धीरूभाई अंबानी का। धीरूभाई अंबानी एक टाइम में बॉम्बे में एक जगह है तांबा कांटा, जो मेन यान मार्केट है, वहां दलाली करते थे, ब्रोकरेज का काम करते थे। बाद में उन्होंने रिलायंस कंपनी को ऑर्गेनाइज किया। रिलायंस कंपनी इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनियों में है। ठीक है जी। तो मतलब ये उनके एफर्ट से हुआ, और उन्हें एफर्ट के अंदर उन्होंने अपनी स्किल, बुद्धि का उपयोग किया, इसलिए वो आगे बढ़ गए। तो तीसरे भाव का पूरक पांचवा भाव है कि जब हम अपना जो एफर्ट करते हैं, जहाँ जो जॉब में या बिजनेस में, अगर वहां हम इंटेलिजेंस लगाएं अपनी, तो हम ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो लॉजिक है, ये बहुत परफेक्ट लॉजिक है। अब हम कई बार देखते हैं, कहते हैं ये जो आदमी है, ये भर्ती हुआ था क्लर्क बैंक में और आज बन गया मैनेजर। और कई बार हम देखते हैं कि क्लर्क भर्ती हुआ और क्लर्क ही रिटायर हुआ है। तो वो डिपेंड करता है उसकी फिफ्थ हाउस के ऊपर।
वो अपनी कितनी इंटेलिजेंस अपने जॉब में या बिजनेस में इस्तेमाल करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो अब ये जो नियम है हम लगाएंगे, ये जो भाव का नियम लगाएंगे कि भारतीय कुंडली में मिथुन राशि में सेकंड हाउस में सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि सेकंड हाउस और थर्ड तीसरा भाव इसका पूरक है। ठीक है जी। और तीसरा भाव से हम अपने नेबर्स भी देखते हैं, पड़ोसी भी देखते हैं, नेबर्स हमारे जो आसपास रहते हैं। ठीक है, ठीक है जी। और तीसरा भाव में वृषभ लग्न है तो तीसरे भाव में कर्क राशि आएगी। और अभी इस टाइम में भारत को चंद्र की दशा चल रही है। तो पड़ोसी उससे 12वें भाव में सूर्य ग्रहण हो रहा है। तीसरे से दूसरा भाव तीसरे से 12वां होता है ना, 12वां हो गया, वहां ग्रहण हो रहा है। तो ये बताता है कि हमारे पड़ोसी के कारण भारतवर्ष का धन का व्यय होगा। बिकॉज ऑफ नेबर्स भारतवर्ष का धन का नाश होगा। हम देख रहे हैं नेबर्स, अब एग्जांपल देखे जैसे हमारे नेबर्स है पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान से हम देख रहे हैं रोज ही उसके टेररिस्ट आते हैं, रोज ही मरते हैं, रोज ही पाकिस्तान फायरिंग करता है, हम सामने फायरिंग करते हैं। अभी चाइना ने या लद्दाख के अंदर ये कर दिया तो उससे हमको मिलिट्री डिप्लॉय करनी है, हमने प्लेन्स भेजे, वहां टैंक्स भेजे, तो खर्चा हो गया। तो ये पड़ोसी के कारण हम इंडिया सफर कर रहा है। ठीक है। एक और एंगल से देखते हैं, दूसरे भाव को हम कुटुंब भाव भी कहते हैं, कुटुंब या सोशल सर्कल। अब भारत का कुटुंब का, तो भारत की जो 1 करोड़ 30 लाख पब्लिक है वो भारत का कुटुंब है। ठीक है जी। और कुटुंब का जो एक हिस्सा है वो देश की मिलिट्री है या देश का जो लश्कर मिलिट्री है। ठीक है जी। तो ये घर का अब उसका भी व्यय हो रहा है। आज देखो अभी 20 अपने सोल्जर है उनकी डेथ हुई है ये 2 दिन पहले लद्दाख में। ठीक है जी। तो ये ग्रहण की इफेक्ट, ये ग्रहण जो इफेक्ट है स्वतंत्र भारत को ये दे रहा है। ठीक है जी। और अब इसको अगर हमको पूरा देखना है तो हमको भारत के साथ जो व्यक्ति भारत को चला रहा है, जिसके हाथ में देश की लगाम है, उसकी कुंडली भी देखनी चाहिए। जो देश का राजा है बस वही है। हाँ, राजा इस टाइम में देश को चला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर है। उनकी कुंडली भी देखनी चाहिए। बिल्कुल। तो उनकी कुंडली का उनका वृश्चिक लग्न है, स्कॉर्पियो एसेंडेंट है, यानी खाना नंबर 1 में 8 लिखा हुआ है। उनका वृश्चिक लग्न है और चंद्रमा भी वहीं बैठा हुआ है। ठीक है जी। और वृश्चिक लग्न में मिथुन राशि पड़ेगी, उनके 8वें स्थान में पड़ेगी। वृश्चिक लग्न कुंडली में मिथुन राशि 8वें स्थान में आ जाएगी। बिल्कुल। तो जो ये ग्रहण हो रहा है उनके 8th हाउस में हो रहा है। ठीक है जी। तो अभी आप बता रहे थे कि हम 8th हाउस से एक्सीडेंट देखते हैं, अचानक नुकसान देखा, अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो 8th हाउस है वो मोदी जी को तकलीफ दे रहा है। इससे क्या होगा कि जो अपोजिशन है देश में या जो उनके विरोधी है मोदी जी के, वो आवाज उठाएंगे, उनको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, ऐसे रिमार्क्स पास करेंगे कि भाई हमारे मोदी जी ने डिसीजन गलत लिया है या मोदी जी जो कर रहे हैं वो गलत है। इस हिसाब से उनको परेशान करेंगे। ठीक है जी। ये इफेक्ट आएगी। अब इसको हम एक और एंगल से देखेंगे। ये जो 8th हाउस में उनका ग्रहण हुआ है इसके एक और एंगल से देखेंगे। कुंडली में जो हमारा 12th हाउस होता है, 12वां भाव, जिसको व्यय कहते हैं। 12वें भाव से हम खर्चा देखते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन देखते हैं, मोक्ष भी देखते हैं और फॉरेन का भी विचार किया जाता है 12वें भाव से। डॉक्टर साहब ठीक है ना, 12वें भाव से फॉरेन को देखते हैं ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि किसी अगर आपका कोई स्टूडेंट आए, पढ़ाई वाला स्टूडेंट हो और उसके D24 चार्ट के अंदर 9वें और 12वें का कनेक्शन हो या 4थे से 9वें 12वें कनेक्शन होता हो, तो आप कह सकते हो कि भाई ये जो बच्चा है वो पढ़ाई के लिए विदेश जाएगा, फॉरेन पढ़ाई के लिए, हायर स्टडी के लिए विदेश जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। अब 12th हाउस को देखते हैं मोदी जी के। ठीक है। ये ग्रहण हो रहा है उनके 8th हाउस में। 8th हाउस 12th हाउस से 9th हाउस है। अगर 12 बार से हम गिनती शुरू करें तो 8th भाव पे 9वां भाव आएगा। ठीक है जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी, कुछ नहीं सर, हेलो, बोलिए। हाँ, कौन? मैं बख्शी बोल रहा हूँ सर। हाँ मैं सर। बीच में सॉरी फॉर इंटरप्टर। हाँ जी। હા જેકલ સાહેબ, હું તમને એક બીજી તમારી વાત સાંભળું છું, પણ નરેન્દ્ર મોદીનું વૃશ્ચિક લગ્ન નથી, એનું તુલા લગ્ન છે, એનો સવારે હમણાં વિપુલજી હમણાં છોડો, હમણાં સાંભળો તમે જે છે પછી એના પર ડિસ્કસ કરીશું આપને. ओके हाँ विपुल जी, फिर करेंगे। जी सर, वो इसको हम अलग से बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बोलना। नहीं नहीं, वह तुला लग्न है, इसी यही बात कर रहा है और कुछ नहीं। कोई नहीं, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, ये कथुरिया जी, इसकी कंट्रोवर्सी है, कई लोग तुला लग्न कहते हैं और कई वृश्चिक कहते हैं। वृश्चिक की कुंडलियां मैंने अभी समझो उसको अपना इंडिया के बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, उसका थोड़े 2 दिन पहले उसका लेख पढ़ा था। मैंने देखा है कि चंद्रमा लगन, चंद्र और मंगल लगन में है उनके। हाँ बिल्कुल है। और 11 चौथे घर में बृहस्पति है, ठीक है सर। तो वो मैंने देखा है। अब वो उस हिसाब से वृश्चिक ही बैठता है। मैंने वही बता रहा हूँ ना। बिल्कुल ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं बख्शी जी, सॉरी, इसमें बाद में बात करेंगे हम, ठीक है। ओके ओके, मैं बाद में बात। प्लीज प्लीज। मैंने 2005 में देखा था इसका सब मिलके। कोई नहीं, अभी लेटेस्ट देखो आप। ओके सर। ठीक है, ठीक है। हाँ तो जी सर, हम उपल सर, वृश्चिक लगन पकड़ना चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या हम मैं जैसे बता रहा था कि 12वें भाव से जो 8वां भाव है वो 9वां भाव होता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। एक तरह से हम देखें कि 12वें का ये भाग्य स्थान हो गया, 9वें को भाग्य स्थान कहते हैं। हाँ जी। 12th का भाग्य स्थान हो गया। हाँ जी। यहाँ सूर्य ग्रहण जो हो रहा है मिथुन राशि में, ये उसको विपरीत राजयोग का फल देगा। होगा क्या कि देश के जो इनके अपोजिशन है या इनके जो उनको लाइक करते हैं उसका अगेंस्ट जाएंगे, स्टेटमेंट देंगे। लेकिन आप देखना बहुत सी फॉरेन कंट्रीज जो है वो इंडिया के साथ खड़ी होगी और मोदी जी का समर्थन करेगी। ये आप आने वाले दिनों में देख लेना। लोकल के जो जैसे कांग्रेस है या लेफ्टिस्ट है वो उनका विरोध करेंगे, उनको कहेंगे जी गलत है, आप देश का ठीक भला नहीं कर रहे हो, ये है वो है, फलाना ढिमकाना है। लेकिन आप देखिएगा कि दूसरी जो फॉरेन कंट्रीज है उनके जो वो इंडिया के साथ खड़ी होंगी और उनके जो मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर है वो मोदी जी का समर्थन करेंगे। ये इसकी इफेक्ट आएगी ग्रहण की। तो ओवरऑल इफेक्ट हम देखते हैं ग्रहण की कि मिथुन राशि में होने से इंडिया को फाइनेंशियल लॉस होगा, अपने पड़ोसियों के कारण पड़ोसियों से अनबन होगी, देश में उनके अगेंस्ट विरोध की आवाज उठेगी। लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर्स है वो मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। अब दूसरी बात हम देखें कि स्वतंत्र भारत कुंडली और मोदी जी की कुंडली दोनों में इस टाइम में गोचर बहुत अच्छा है। दोनों में गोचर बहुत अच्छा है, इसलिए ये प्रॉब्लम तो है लेकिन अल्टीमेटली इस प्रॉब्लम से मोदी जी इंडिया को बाहर ले आएंगे और इंडिया का हाथ ऊपर रहेगा। चाइना डाउन हो जाएगा। हो सकता है हमको 15 दिन, महीना, 1.5 महीना वेट करनी पड़े, लेकिन अल्टीमेटली इंडिया विल हैव एन अपर हैंड और चाइना विल सफर। सर मैं आपकी बात बीच में रोक रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए। आपने जो बताया वही यही चीज है। मैंने भी एक लास्ट टाइम दिया है कि 26 जुलाई तक ये ऊंच नीच चलती रहेगी, उसके बाद जाकर जो है ये शांत हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, महीना 1.5 महीना हमको वेट करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली इंडिया विल हैव एन अपर हैंड। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हो गया देश का। अब हम देखेंगे कि जो ग्रहण है वो किस प्लेनेट के ऊपर अपना दुष्प्रभाव दे रहा है। हाँ जी, कौन से प्लेनेट को ये जरूरी है। अच्छा, ये कैसे देखेंगे? हाँ जी, हम मिथुन राशि लेंगे, बिल्कुल। ग्रहण मिथुन राशि में हो रहा है, ठीक है जी। अभी आप थोड़ी देर पहले आपने बताया था 27 नक्षत्र होते हैं और 28 अभिजीत नक्षत्र होता है। अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल 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 यही किया। तो ये 27 नक्षत्र जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में 12 राशि के अंदर रखे गए हैं। हर राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं या एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जैसे कुल 9 चरण एक राशि में होते हैं। बिल्कुल। अब मिथुन राशि का जो हम विचार करेंगे तो मिथुन राशि में 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री 20 मिनट तक, 0 से 6 डिग्री 20 मिनट तक मृगशीर्ष नक्षत्र का तीसरा और चौथा चरण होता है। उसके पहले 2 चरण जो होते हैं वो वृषभ राशि में होते हैं।
ग्रहण बता। और तीसरा और चौथा चरण जो होता है वो मिथुन राशि में होता है। तो जब ग्रहण शुरू होगा, ग्रहण उस टाइम में सूर्य देवता जो है वो मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण में ट्रांजिट करते होंगे। और आगे जाके जब ग्रहण समाप्त होगा तो वो उस आर्द्रा नक्षत्र में आ जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मिथुन राशि में 0 से 6 डिग्री 20 मिनट तक मृगशिरा का तीसरा और चौथा चरण है जिसके स्वामी मंगल है। उसके बाद 4 चरण जो है आर्द्रा नक्षत्र के हैं जिसका स्वामी राहु है। ग्रहण इफेक्ट्स उठा से ते बताए और 20 से लेके 30 डिग्री तक पुनर्वसु नक्षत्र के पहले 3 चरण है जिसका स्वामी बृहस्पति है। ये ग्रहण के समय में राहु सूर्य जब मंगल के चौथे चरण से शुरू करके राहु के पहले चरण में जाएंगे। तो जब मंगल में ट्रांजिट करेंगे तो मंगल को दूषित करेंगे, और राहु में आएंगे, राहु आर्द्रा नक्षत्र के पहले चरण में, तो वो शनि को दूषित करेंगे। क्योंकि ज्योतिष में नियम है कि शनिवत राहु कुजवत केतु, आपने शायद पढ़ा ही होगा। शनिवत राहु मतलब राहु को शनि को राहु के समान गिना गया है, और कुछ मतलब मंगल, कुजवत केतु मतलब केतु जो मंगल के समान है। क्योंकि इनफैक्ट राहु केतु पिंड है ही नहीं, राहु केतु नोड्स है। नॉर्थ और साउथ में जो छेदन बिंदु है नोड्स है, इसलिए एक पिंड नहीं है। इसलिए इसका श्लोक बनाया गया है कि शनिवत राहु कुजवत केतु। और इसी श्लोक को ध्यान में रख के, जैसे हमारे जैमिनी के बैठे हैं यहाँ हमारे विपुल जी, वो आपको बताएंगे कि जैमिनी में वृश्चिक राशि के 2 स्वामी होते हैं, मंगल और केतु, और कुंभ राशि एक्वेरियस के 2 स्वामी होते हैं, शनि और राहु। ये सिर्फ जैमिनी में ही होते हैं। सही बात है। ठीक है जी, इनकी भी क्लास लेंगे जी कल। मैं बता आपको एक और आपको इंटरव्यू जब कसूरिया जी आज हमारे साथ एक बैठे हैं मिस्टर घीवाला। अच्छा जी। वो बहुत सूरत के बहुत बड़े वास्तु एक्सपर्ट है, बहुत नामी है, और मैंने इनको इनवाइट किया था। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है जी। तो कभी आप वास्तु पे चाहेंगे तो भी अपना लेक्चर आपको दे देंगे। वो बहुत हाईली क्वालिफाइड है और प्रोफेशनल है। उसके वो भी कभी हमको जरूरत पड़ी तो वास्तु के बारे में भी हमको वो बता देंगे। क्या नाम है जी? उनका नाम है उमेश घीवाला, वो भी हमारे साथ लगे हुए हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत बाद में मैं बोलूंगा आपको इंट्रोडक्शन दे देंगे वो आके, मैं हमको उनको इनवाइट कर दूंगा। ठीक है जी, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो राहु है, अपना सूर्य है, ग्रहण है, वो मंगल और शनि को इफेक्ट कर रहा है। हाँ जी। ठीक है जी। तो मंगल और शनि के लिए हम जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा की जाती है। ठीक है जी, मंगल और शनि के लिए हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो इस टाइम के अंदर हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या क्योंकि सूर्य ग्रहण है तो हम आदित्य हृदय स्तोत्र, जिस सूर्य का एक ये होता है, बुक होती है आदित्य हृदय स्तोत्र, उसका भी पाठ कर सकते हैं। आदित्य हृदय, तो ये जो रेमेडी, हाँ जी, आदित्य हृदय स्तोत्र, हाँ जी, ये सूर्य के लिए होता है, एक स्तोत्र है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हम इसका निवारण करने के लिए, जो ग्रह के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसको निवारण के लिए या हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं या आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। अब लास्ट में हम देखेंगे कि ये जो ग्रहण है वो किस राशियों को इफेक्ट कर रहा है या किस लगन को इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि ये ग्रहण हो रहा है मिथुन राशि में। मिथुन राशि है वायु तत्व की राशि, एरी साइन है मिथुन राशि। दूसरी वायु तत्व की राशि है तुला, जो मिथुन से 5वें घर में होती है, और तीसरी है कुंभ राशि, जो मिथुन से 9वें घर में होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 3 राशियां जिनका लगन मिथुन, तुला या कुंभ है, और लगन की डिग्री 0 से 10 है, उनको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। और इसी प्रकार जिनका चंद्र मिथुन, तुला और कुंभ में है और डिग्री 0 से 10 है, उनको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये हमने शॉर्ट में देखा कि ग्रहण की इफेक्ट हमने देखा कि देश के ऊपर क्या होगी, कौन से ग्रह के ऊपर होगी, और पर्सनल इसके ऊपर होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने एक ज्योतिष का इम्पोर्टेंट जो टूल है वो बताया कि भावत भावम कैसे देखा जाता है, क्या चीज है, कैसे देखा जाता है। ठीक है, ठीक है। और ये सिर्फ ग्रहण के लिए नहीं है, आप किसी भी भाव का अगर फलित कर रहे हैं
और भाव उसका जो पूरक भाव है उसका भी अगर आकलन कर लेंगे तो आपका प्रेडिक्शन 99% राइट जाएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, अब आप शुरू कीजिए कथुरिया जी। डॉक्टर साहब। हाँ जी बख्शी जी। ये अभी सहगल साहब ने बड़ी अच्छी हमको कुछ बातें बताई। हाँ जी, हाँ जी। वो एक बात ये राहु के बारे में ही, और मैं अभी इसको मैं जमीनी इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो गोचर में है, तो गोचर में तीसरे, छठे, 11वें स्थान में जब भी कोई पाप ग्रह जाते हैं तो वो शुभ फल देते हैं। तीसरे, छठे और 11वें सब जानते हैं। हाँ जी, 11वें में वो सब जानते हैं। सहगल साहब भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, तो अभी तीसरे मतलब मिथुन राशि नेचुरल जोडियाक के हिसाब से तीसरे स्थान में हुई है। ठीक है, तो अभी वो शुभ फल देंगे, सब कुछ लोग बोल रहे हैं तो देंगे। एक बात ये तीसरे स्थान में ग्रहण हो रहा है क्योंकि 2 पाप ग्रह तो हो गए। अच्छा, अभी दूसरी बात, एक और बात है, ये बात है जेमिनी के रिलेटेड है। जेमिनी के रिलेटेड उसमें एक सूत्र है, कामस्ता तो भूयसा पापाना, मतलब वो अर्गला के रिलेटेड है। लेकिन जब ये अर्गला में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब तीसरे स्थान में पाप ग्रह हो, 2 या 3 से, ऐसे 3 लिखा है, लेकिन ज्यादा पाप ग्रह हो तो वो अर्गला मजबूत हो जाती है, वो किसी को वहां से किसी को कोई नुकसान नहीं कर पाता। ये इंडिविजुअल देखो, भारत देश की कुंडली में देखो। ठीक है, अभी वो मतलब वो मिथुन राशि, हम नेचुरल जोड़िया की देखेंगे तो मिथुन राशि में जब होता है तो वो पावर उसका बढ़ जाता है। जो सहगल साहब ने बताया, पराक्रम, ये सब कुछ जो भी देखते हैं, साहसिकता जिसको बोलते हैं, एनकरेजमेंट। ठीक है, तीसरी बात ये है कि ये वृद्धि स्थान है, जिसको उच्च स्थान हम बोलते हैं। कुंडली का तीसरा स्थान जो है 3, 6, 11 वो उपचय स्थान है। तो उपचय स्थान में मतलब जो भी वृद्धि होती है, जिस बात की, सुख या दुख, समस्या या समाधान, जो भी बढ़ता है, एक बार चालू होता है तो उसकी वृद्धि होने लगती है। वृद्धि होने लगती है, बिल्कुल ठीक। हाँ, वृद्धि, बराबर है। तो ये पॉजिटिव बात है। अब बात रही राहु की, मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल शॉर्टली। राहु कहीं भी हो, गोचर में आता है, अगर जन्म कुंडली में हो, वो उससे दूसरे और 12वें जहाँ पे बैठा हो, उससे दूसरे, मतलब जब दूसरा स्थान होगा तो वहीं से वो समझ लो कि कर्क राशि के लिए वो 12वां स्थान है और वृषभ राशि के लिए वो दूसरा स्थान है। बिल्कुल, समझ गए? अच्छा, तो जिस राशि में हो तो समझ लो कि वृषभ राशि, मतलब वृषभ राशि के लिए हम धन, वाणी, कुटुंब, बैंकिंग सब बहुत कुछ देख सकते हैं, खाना पीना, ये बहुत कुछ आता है वृषभ राशि से। कर्क राशि में हम जो स्थावर जंगम मिलकर जमीन जो भी है सब कुछ वही आता है। अच्छा, तो राहु जब भी वो, आपने बड़ी अच्छी बात, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था जब आपने वो लाल किताब के बारे में जब बोल रहे थे, आप राहु व केतु के बारे में जो बोल रहे थे, शनि के बारे में, तो मैं उसी के हिसाब से बोल रहा हूँ। ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है, मतलब ढूंढा है। राहु कहीं भी आता हो, मतलब अभी कर्क राशि, मिथुन राशि में है तो कर्क राशि, तो ये कर्क राशि के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड होगा। ज्यादा स्ट्रगलिंग, राहु कहीं भी बैठता हो तो वहीं से दूसरे भाव के लिए वो ज्यादा स्ट्रगलिंग हो जाता है। मतलब उसका दूसरा भाव, मिथुन से कर्क दूसरा हो गया। मतलब हाँ, वो 12वां भाव, राहु जहां से 12वां आता है तो उसी स्थान के लिए समझ लो आपको 9वें स्थान में आ गया राहु। ठीक है, 9वें स्थान में जब आ गया तो 10वें स्थान के लिए वो समझ लो कि वो स्ट्रगलिंग पीरियड, या जो भी 10वें स्थान के लिए आप देखते हैं तो वही के लिए आपको स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, वो वहीं से जब निकलेगा तो जो स्थान के लिए आपने स्ट्रगल की है वहीं आप स्ट्रांग हो जाओगे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारा रिजल्ट मिल जाएगा। ये राहु के हिसाब से दूसरे स्थान में जब आता है तो वो स्ट्रगल, समस्या देता है। मतलब ये वृषभ राशि से कुल मिलाकर बात ये है कि आपके हिसाब से ये जो ग्रहण है वो कोई बहुत ज्यादा नुकसान देने वाला नहीं है, हार्मफुल नहीं है, ठीक है, नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। ठीक है, बस इतनी बात है। ये जो आपसी बहस है ना जी, किसी बात पर सहमत होना, किसी पर नहीं होना, यही एक नया आविष्कार करती है। दरअसल आविष्कार सही बात, मतलब जैसे मैं इसको छोटा सा एक एग्जांपल दूं कि हमारी आपकी उम्र जब हम छोटे थे, मान लो आपसे 50 साल पहले, 60 साल पहले,
तो बड़ी वो दवाइयां जो आज हम एलोपैथिक दवाइयां खा रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा रिएक्शन हो जाते थे लोगों को, बहुत लोग मर भी जाते थे और बहुत लोगों को सारी जिंदगी ऐसी ऐसी बीमारी हो जाती थी कि जो खास तौर पर स्किन डिजीज जो मरते दम तक छूटती नहीं थी। ठीक है, लेकिन क्योंकि वैज्ञानिक जो आविष्कार करता है उस पर वो संतुष्ट नहीं होता, उसको एंड नहीं मानता, उसको और प्यूरिफाई और उसको फिल्टर करना चाहता है और ज्यादा शुद्धता देना चाहता है उसमें। तो सही बात है, हम लोगों का भी यही कर्तव्य है कि हम लोग आपस में बहस करके और आपस में खूब लड़ झगड़ कर ज्योतिष के आधार पर, ठीक है जी, और ये तय करें कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं ऐसा। अब आपने ये कहा और उपेंद्र सर ने जो कहा इसको हम सब ने देखा है, और जो मैंने जो कहा है वो मैंने अभी अपने वीडियो में डाल दिया है। अगर आप लोग उसको चेक करेंगे, मेरा डॉक्टर गुलशन कथूरिया के नाम से जो चैनल है, आप उसमें सूर्य ग्रहण के बारे में सुनेंगे तो वो भी उसमें भी मैं भी इतना सहमत नहीं हूँ, मैंने बहुत ज्यादा नहीं कहा, क्योंकि ठीक है सूर्य को ग्रहण लगा है, वो एक जो, क्योंकि ग्रहण तो अभी लगेगा या सूर्य को लगेगा या चंद्रमा को लगेगा, और तो किसी को लगता नहीं है। ठीक है, तो मैं तो सिर्फ हाँ, अब हमने और जितना मैं एक चीज और बता दूं आपको, जितने मेरे यहाँ ज्योतिषी, जितने मेरे मित्र बैठे हुए हैं, वो बड़ी गहराई से एक अध्ययन किया हुआ जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ, वो मुझे प्राप्त हुआ है अपने बख्शी जी से, और मैं उस बात से सहमत हूँ कि किसी की भी कुंडली में, जब किसी भी कुंडली में ग्रहण होता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, सूर्य के साथ सूर्य को राहु इफेक्टिव कर रहा हो या चंद्रमा को केतु इफेक्टिव कर रहा हो, यानी ग्रहण जिसे हम प्रॉपर ग्रहण मानते हैं, ऐसा जातक पूरी जिंदगी स्ट्रगल करता है, ध्यान रखना, और उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा पावर आ जाती है। ये एक उस जातक की विशेषता होती है। उसके जीवन में बाकी कुछ जो घटित होता है वो एक अलग बात है, ये सच्चाई है। मुझे अभी कल ही परसों मेरी बात हो रही थी अपना बख्शी जी से, तो इनसे मुझे ये पॉइंट मिला, और फिर मैंने अब तक जितने भी लोग मेरी नजर में मतलब ग्रहण वाले आए हैं कुंडलियां, उन सबकी मैंने स्टडी की अपने माइंड में, तो मैंने बिल्कुल यही देखा कि वो जातक जिसकी कुंडली में ग्रहण है वो कितना सक्सेस हुआ कितना नहीं हुआ ये अलग विषय है, लेकिन वो पूरी जिंदगी वो पूरी एक एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ जिया है और उसने सब काम को चैलेंजिंग माना है। ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल में मैंने ऐसा नहीं देखा। मैं ये बख्शी जी आपको बता दूं, हाँ मैंने फीमेल में बिल्कुल नहीं देखा। ये फीमेल दरअसल हमारे भारत के अंदर नहीं, हमारे दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहां पर फीमेल का सिर्फ इतना ही काम है कि वो चूल्हा चौका जलाए और परिवार की वृद्धि करे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और भारत की जो मानसिकता रही वो यही रही। अब चूंकि जब हमारी बहन बेटियां जब बाजार में आई हैं और उन्होंने अपने अधिकार को चुनौती दी है और अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं, तो अब इनके क्या परिणाम आएंगे, ये मेरे जो जैसे ये सिमी ठाकुर जी हैं, छोटी उम्र की हैं, और भी बहुत सारे जैसे अभी मोनिका जी हैं या इसमें सुमिता जी हैं, ये सब तो यंग ब्लड है। तो ये लोग रिसर्च करेंगे इस बात के लिए कि जो मैं कह रहा हूँ कि जो ग्रहण है वो मेल को, जितने मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि वो स्ट्रगलर है और एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर पैदा होता है, तो फीमेल भी क्या आने वाले समय में जो मार्केट में जॉब कर रही हैं या कोई बिजनेस चला रही हैं या कुछ और कर रही हैं, उनके एनर्जी को ये लोग नापेंगे। और ये मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है थोड़ा सा बताएं हमें अपने रिसर्च से, क्योंकि ये सिमी जी तो खुद प्रैक्टिस में हैं, ये भी बता सकती हैं थोड़ा सा सोच कर। एक मिनट सर, ये जो आपने बताया बड़ी अच्छी बात, ये रिसर्च की बात है आपने जो बताई फीमेल के लिए। तो मैं अभी जो है ये पूनम का ग्रहण है, लो सूर्य चंद्र आमने सामने जो जाते हैं वो पूनम होती है, ठीक है। अब अमास में जब होता है ग्रहण, अमास सूर्य और चंद्र जिसमें साथ में हो, ठीक है, तो वो जो अमास का जब ग्रहण होता है वो स्त्रियों के लिए ज्यादा स्ट्रगलिंग होता है। ये भी चेक कर लेना, ठीक है। करूंगा जरूर करूंगा जी,
ये अभी फाइनल नहीं है, ये अभी हम ये इसको थंब रूल तो इसको नहीं बना सकते, अच्छी बात है। लेकिन जब सूर्य चंद्र और राहु के साथ होगा तभी वह फीमेल के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग होगा। राहु चंद्र वाली जो लेडीज है उसको भी ज्यादा स्ट्रगलिंग मिलेगा, जेंट्स को तो मिलेगा नहीं। राहु चंद्र अलग चीज है ना, ना ना बख्शी जी, राहु चंद्र अलग चीज है। सूर्य के साथ चंद्र सेंसिटिव बनाता है। हाँ, नहीं नहीं, सूर्य चंद्र और राहु की बात कर रहा हूँ सर। राहु चंद्र तो एक अलग गणित है। नहीं नहीं, मैं अमास की जो अमास के जब ग्रहण होता है, अमावस का जो ग्रहण है हाँ वो चंद्र का होगा ना जी, वो चंद्र का होगा। वो केतु ही लगाएगा, वो केतु। हाँ तो वो सूर्य, हाँ केतु मतलब उसके साथ जो सूर्य और चंद्र जब वो ग्रहण होगा सूर्य और चंद्र के साथ अमास का, उसी में ये सब चेक करना है। मैं इसके लिए कोई फाइनल रिजल्ट डिसीजन नहीं दे रहा हूँ, चलिए चेक करने उसमें हम लास्ट में। चलो मैं अब थोड़ा मीटिंग हम क्लास खत्म करेंगे, और क्योंकि आज मैं तो बार बार कहता हूँ भाई, किसी के पास भी हमारे सीखने वाले जो बच्चे हैं इसमें जो सीखने के लिए बैठे हुए हैं, ये लोग क्वेश्चन ही नहीं करते। पता नहीं इनके पास या तो क्वेश्चन नहीं है या ये अपने आप को, देखो सुनो बच्चों, बात यह है कि कोई भी अपने माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। आज उपेंद्र जी हैं, मैं हूँ, या पीछे जैन साहब से बात हुई थी दीपक जी, या आज हमारे बख्शी जी हैं, और हमारे जो बता रहे हैं बहुत अच्छे जो वास्तुशास्त्री बता रहे, कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आया। वो उन्होंने यहीं रह के सीखा। और ध्यान रखिएगा, जिंदगी में मैं एक बात मानता हूं कि अगर किसी के पास क्वेश्चन नहीं है तो वो जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। बस ये ध्यान रखना, सवाल ही जो क्वेश्चन है वही आपकी पूर्ति करेंगे। और अगर अंदर से सवाल नहीं उठेंगे तो आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। बस ये ध्यान रखना। क्या सहगल साहब आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल 100% जी। आप बगैर पूछे आदमी को आगे आ ही नहीं सकता। बिल्कुल। और इसमें झिझकने की या हीन भावना लाने की मन में बिल्कुल कोई भी बात नहीं है। बिल्कुल निर्भय होकर पूछो, निर्भय होकर। हाँ, क्योंकि इसमें हम लोग सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, हम किसी का उपहास नहीं उड़ाएंगे। उल्टा जितना जिसके पास ज्ञान है वो बांटने की कोशिश कर रहा है। आप ये देखो, तो उसका लाभ लो आप। सर क्योंकि मुझे लगता है कि जो इंसान एक क्वेश्चन पूछता है वो हो सकता है एक बार सबके सामने उसको वो मूर्ख लगे, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं पूछता है वो जिंदगी भर मूर्ख बना रहता है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। मुझे इतना अच्छा लगता है सिमी जी कि जब आप क्वेश्चन करती हैं, अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूँ और भी बच्चे जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनको भी क्वेश्चन करने चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। और स्पेशल किसी से कहकर सीखें, उपेंद्र जी से, मुझसे, जो भी जिसको भी अच्छा समझे उनसे पूछ सकते हैं। मैं लास्ट में सर एक बात कहना चाहूंगा। अब लास्ट में सिर्फ, अभी उपेंद्र सर आपने एक बात कही है कि हनुमान चालीसे का पाठ करना चाहिए। और मंगल और शनि दूषित हो रहे हैं इसलिए। सर हाँ, वो किस लिए कहते हैं कि मंगल जो है वो शनि का पूरक है और शनि मंगल का पूरक है, यही मानते हैं ना जी? हाँ जी, हाँ जी, राइट, सही है सर, यही सही है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि हनुमान चालीसा बना कब है? पता है किसी को? सर ये तो नहीं पता। बहुत बड़ा क्वेश्चन रख दिया सर। सर ये जो दिमाग है ना, ये यूं ही ऐसे नहीं हुआ। इसको जैसे वो सिलबट्टे के ऊपर मोटा सा मसाला डाल के पीसते हैं ना उसको, और खूब बारीक पीसते हैं, है ना? और बाद में ये नहीं पता लगता कि इस मसाले के अंदर कितनी चीजें मिली हुई हैं, और वो पर अपना टेस्ट देती हैं। ठीक है जी? तो ये वही चीज है। मैंने इतने क्वेश्चन है इन चीजों के, बच्चे तो अभी सोच भी नहीं पाते, ये सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इनको जिन्होंने कुछ सिखाया है वो इनको गहराई में ले ही नहीं जाना चाहते। वो ये चाहते हैं कि सिर्फ ऊपर तैरते रहें और इनको अंदर की गहराई का पता ही ना हो। और ये अगर बीच में पहुंच भी जाएं तो एक ऐसे सवाल पर अड़ जाएं, जैसे अब मैंने अभी सवाल किया कि ये हनुमान चालीसे की उत्पत्ति कब हुई है, और हनुमान जो है उसको क्यों मान्यता दी गई, और किसने मान्यता दी और क्यों दी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर मैं अगली बार डिस्कस करूंगा आपसे, और आप सबसे पूछूंगा, और बारी बारी से पूछूंगा कि कौन मुझे क्या बताता है। ठीक है? एक आखिरी बात बहुत शॉर्ट है। विपुल जी एक मिनट। गुलशन जी। हाँ जी सर। यार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ जो बैठे हैं उमेश घीवाला, वो अपना इंट्रोडक्शन दे। बहुत बड़े वास्तु शास्त्री है और उनसे काफी कुछ सीखा जा रहा है। प्लीज सर, प्लीज उमेश घीवाला अपना इंट्रोडक्शन दे।
उमेश घीवाला, यार स्क्रीन पे आके इंट्रोडक्शन दो अपना। म्यूट है ये शायद, उसको अनम्यूट करो। ओके, अभी आवाज आती है? हाँ अभी बोलो। हाँ जी, हाँ बोलो बोलो। मैं उमेश घीवाला सूरत से हूँ, साइंटिफिक वास्तु करता हूँ। ठीक है। लेकर एंटेना से और फ्रीक्वेंसी से बेस्ड काम, मतलब डीएनए सप्लाई से काम करता हूँ। ठीक है। आपका डीएनए कैसे, फ्रीक्वेंसी से सब मैचिंग करता हूँ। ये एस्ट्रोलॉजी और वैदिक वास्तु तो फॉलो करना ही है, लेकिन नया जो आया है, नया भी अटैच करना है। हम कुंडली में मिलान कर लेते हैं कि 32 गुण या 21 गुण मिले। मैं लास्ट में दोनों की फ्रीक्वेंसी चेक कर लेता हूँ, दोनों लड़का लड़की को बुला लेता हूँ, दोनों को हाथ में मशीन से चेक कर लेता हूँ, दोनों की मिलान कितनी फाइनली। ठीक है। और उसकी अगर फोटो नहीं मिलती है तो उसको डीएनए सलाइवा होती है, यूरिन होता है, ब्लड होता है, उससे भी हम चेक कर सकते। किसी वास्तु का भी कि ये भूमि उसको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, सूटेबल है, उसके बाद में वास्तु करता हूँ। अच्छा। हाँ कि भाई ये सूटेबल है तभी लेंगे आगे, अगर सूटेबल नहीं है तो उसका वास्तु भी देखना जरूरी, मैं समझता ही नहीं। तो उसमें आप क्या लेते हैं उसमें, जैसे मान लो जमीन का क्या लेते हैं? वो व्यक्ति का होता है, व्यक्ति का सलाइवा ले लेते हैं, यूरिन ले लेते हैं, नाखून होता है, हेयर होता है, कोई भी सैंपलिंग होती है बॉडी का। नहीं, और वो तो आदमी का होगा। जो जमीन है उसका क्या लेंगे? भाई जमीन पे खड़ा रहना पड़ेगा हमको। अच्छा, उस जमीन पर खड़े होकर ये खड़े होके उस आदमी की देनी पड़ेगी। ठीक। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, लेकर एंटीना से होती है, तो आपका कितना ऑपरेशन हुआ है, कितना मिस कैरेज हुआ है, आपकी बॉडी से ही आपको सब कुछ मालूम करता है। और मैं तो यहाँ तक आपकी फोटो से बताता हूँ आपके घर में कहाँ टॉयलेट है, कहाँ मेन एंट्रेंस है। इसमें का भी मैं फॉलो करता हूँ, जो लाल किताब में आती है, मकान कुंडली आता है, उसका भी फॉलो करता हूँ, उसका यूज करता हूँ। बहुत अच्छी चीज है वो भी। तो बहुत सारी चीज मालूम पड़ती है, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो जीवा जी, आप मैं चाहूंगा कि भाई एक क्लास आप भी ले लो एक दिन। मैं ले लूंगा, अभी थोड़ा मेरे पास 15-20 टाइम दो, मेरे मदर का डेथ हुआ है, इसके लिए थोड़ी मीटिंग चालू है, इसके लिए मैं घर पे ज्यादा रहता हूँ, अभी जाया नहीं हूँ। ठीक है। थोड़ा मेरे को टाइम हो जाएगा, मेरी सब विधि खत्म हो जाएगी, फिर मैं साइकिल साहब से बात कर लूंगा। तो कब मैं 15 दिन जो 15 दिन में सब हो जाएगा। हाँ, उसके बाद में कुछ भी सेटिंग कर लेंगे। ठीक है। मैं क्लास में पढ़ाता ही हूँ, बख्शी साहब जानते, उपेंद्र जी जानते, महेश ठाकुर जी जानते हैं सब। ठीक है। नहीं, आपकी नॉलेज हम जरूर लेंगे। और दूसरा मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ना अपना नंबर इनको बता दीजिएगा, सहगल साहब को या बख्शी जी को, तो ये ना मुझे सेंड कर देंगे, मैं आपको उसमें ग्रुप में जोड़ लूंगा। तो अगर किसी ने कुछ पूछना होगा तो आपसे पूछ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपकी सेवाएं मिले, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। मतलब ये कुलचंद जी, मैं इनको बहुत टाइम तक जानता हूँ, ये बहुत एक्सपर्ट है। और अपना प्रोफेसर चल रहा, तो मैंने बोला इनके ज्ञान का लाभ उठाए, इसलिए मैंने इनको इनवाइट किया था। मैं चलो देखो एक बार क्या होता है, तो इनका भी हम नॉलेज का, हमारे जो ग्रुप वाले हैं, फायदा उठा सकते हैं इनका भी। ठीक है सर, सभी को नमस्कार। कल इंतजार करेंगे, कल मिलते हैं फिर 11 बजे। ओके सर। कल ग्रहण है ना सर? कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? तो उसी में काम करने की मजा आती है। ये हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ध्यान रखना। यस। इससे बड़ा सत्संग नहीं हो सकता। हम सच्चाई की खोज कर रहे हैं, सत्संग का मतलब हम सत्य की खोज कर रहे हैं। तो इससे बड़ा सत्संग कोई नहीं है, इससे बड़ी उपासना कोई नहीं है, इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं है, इससे बड़ा गणित कोई नहीं है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छी बात है। और सभी को नमस्कार। सर नमस्कार सर, अपना ग्रुप, मेरा ग्रुप में नाम डाल देने का जी। हाँ सर, आप उपेंद्र सर को या इनको दे दे नंबर, या मुझे मेरा नंबर आप लिख लें प्लीज। आप मुझे डायरेक्ट भेज दें। अब मैं सर को, साइकिल सर को भेज दूंगा। कोई नहीं सर। ठीक है सर। ओके, नमस्कार। नमस्कार।